माँ, मुझे माफ कर दो, तुम्हें ढूंढने में बहुत देर हो गई। यह एक पुराने बाजार के बीचों बीच मछलियों की तीखी गंध से भरी एक छोटी सी दुकान के सामने का दृश्य था। एक महंगा सूट पहने एक आदमी घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रो रहा था। झुर्रियों से भरे हाथों से एक औरत उस आदमी का चेहरा सहला रही थी। उसके हाथ ठंडे पानी में काम करने की वजह उसका साथ को से सूजे हुए और फटे हुए थे। आसपास के दुकानदार कानाफूसी करते हुए इकट्ठा हो गए थे, लेकिन वो दोनों बस एक दूसरे को गले लगाए रोते रहे। आखिर इन दोनों की क्या कहानी है? कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए कहानी की दुनिया में चलते हैं। 36 साल पहले मुंबई की एक पुरानी चाल में आशा नाम की 20 साल की एक लड़की रहती थी। वह एक गरीब परिवार में पैदा हुई थी, लेकिन उसमें एक असाधारण प्रतिभा थी। वह प्रतिभा थी चित्रकला की। बचपन से ही उसे बस एक पेंसिल दे दो और वह कुछ भी बना देती थी। मोहल्ले के बड़े बुजुर्ग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। ये लड़की एक दिन बहुत बड़ी कलाकार बनेगी। आशा ने सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर मुंबई के प्रतिष्ठित सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला ले लिया। उसके माता पिता खुश तो थे, लेकिन चिंतित भी थे। आशा बेटी, फीस कैसे भरेगी? आप चिंता मत करो मां, मैं सब देख लूंगी, आशा ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। लेकिन अंदर ही अंदर वह भी डरी हुई थी। इसलिए आशा दिन में कॉलेज जाती और शाम को एक आर्ट क्लास में बच्चों को सिखाती थी। इतने से भी गुजारा नहीं होता तो वह रात में एक दुकान पर पार्ट टाइम काम भी करती थी। उसके पास सोने का भी वक्त नहीं था, लेकिन अपने सपने को पूरा करने की धुन में हर पल उसे खुशी देता था। वह उस दिन का सपना देखती थी जब उसकी पेंटिंग्स किसी बड़ी आर्ट गैलरी में लगेंगी। एक दिन उसकी एक दोस्त ने उसे पकड़ लिया। आशा, प्लीज आज शाम कॉलेज फेस्ट में मेरे साथ चल, मेरे ग्रुप में एक लड़की कम पड़ रही है। नहीं यार, मुझे मर्दों में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे काम पर जाना है, बस 1 घंटे के लिए, बस खाना खाकर निकल जाना। दोस्त की जिद के आगे आशा को हार माननी पड़ी और वह बेमन से फेस्ट में चली गई। और उसी दिन आशा की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। फेस्ट में आशा की मुलाकात एक लड़के से हुई। उसका नाम था रोहन मेहरा। वह मुंबई के एक टॉप मैनेजमेंट कॉलेज में पढ़ता था। लंबा चौड़ा और बेहद आकर्षक था, लेकिन आशा को उसमें कोई खास रुचि नहीं थी। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि जल्दी से खाना खत्म करके काम पर जाना है। लेकिन असली समस्या रोहन की थी। रोहन को आशा से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। सादे कपड़ों में लेकिन साफ और गहरी आंखों वाली आशा उसके दिल में उतर गई थी। फेस्ट खत्म होने के बाद रोहन ने बड़ी मुश्किल से आशा का पता निकाला। उस दिन के बाद रोहन ने आशा को मनाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। वह रोज उसे फोन करता, उसके कॉलेज के बाहर इंतजार करता। आशा, कुछ खाया? चलो साथ में खाते हैं। मैं व्यस्त हूं, नहीं हो पाएगा। तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे लिए टिफिन ले आऊंगा। आशा चाहे कितना भी मना करे, रोहन हार नहीं मानता था। असल में आशा को बिल्कुल नहीं पता था कि रोहन किस परिवार से है। रोहन ने जानबूझकर यह बात छिपाई थी। यह सच्चाई कि उसका परिवार होटलों और शॉपिंग मॉल्स की एक बड़ी श्रृंखला का मालिक है, एक बहुत अमीर घराना। रोहन चाहता था कि आशा उसके पैसे से नहीं बल्कि उसके दिल से प्यार करे। कई महीनों की कोशिशों के बाद आखिरकार आशा का दिल रोहन की सच्चाई के लिए पिघल गया। जो लड़का पहले उसे परेशान करने वाला लगता था, अब उसके बिना मन नहीं लगता था। तो हम रिलेशनशिप में हैं, है ना? हाँ। जिस दिन आशा ने शर्माते हुए यह जवाब दिया, रोहन को लगा जैसे उसे पूरी दुनिया मिल गई हो। दोनों ने गरीबी में लेकिन खुशी खुशी प्यार की शुरुआत की। रोहन आशा के काम खत्म होने का देर रात तक इंतजार करता और उसे घर छोड़ने जाता था। आशा भी धीरे धीरे रोहन के लिए अपने दिल के दरवाजे खोल रही थी। रोहन, तुम मेरे जैसी साधारण लड़की के लिए इतना सब क्यों करते हो? आशा, मैंने आज तक जितने भी लोगों को देखा है, तुम उन सब में सबसे ज्यादा चमकती हो। रोहन की बात सुनकर आशा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। इस तरह उनके रिश्ते को करीब 3 महीने हो गए थे। तभी आशा के शरीर में कुछ अजीब बदलाव आने लगे। उसे उल्टी जैसा महसूस होता और चक्कर आते थे। पहले तो उसे लगा कि ज्यादा काम करने की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन जब लक्षण बने रहे तो वह घबराकर डॉक्टर के पास गई। बधाई हो, आप 8 हफ्ते की गर्भवती हैं। डॉक्टर की बात सुनकर आशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। 20 साल की उम्र, पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई और अब बच्चा?
आशा अस्पताल की बेंच पर बैठकर बहुत देर तक रोती रही। अब क्या होगा? मैं रोहन को क्या बताऊंगी? आशा का दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया था। एक कॉलेज स्टूडेंट जिसने अभी अपनी डिग्री भी पूरी नहीं की, वह बच्चा कैसे पालेगी? और उसे तो यह भी नहीं पता था कि रोहन का परिवार कैसा है। कुछ दिन सोचने के बाद आशा ने रोहन को सच बता दिया। रोहन की प्रतिक्रिया उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग थी। आशा, हम इस बच्चे को जन्म देंगे, मैं सारी जिम्मेदारी लूंगा। क्या? तुम यह क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं आशा, और मैं अपने बच्चे को भी पाल सकता हूं, रोहन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। उसकी बात सुनकर आशा की आंखों में आंसू आ गए। उसका डरा हुआ मन थोड़ा शांत हुआ। लेकिन आशा को अभी तक यह नहीं पता था कि रोहन का परिवार किस दुनिया से ताल्लुक रखता है और उस परिवार से कैसा तूफान आने वाला है, इसका उसे अंदाजा भी नहीं था। रोहन ने आशा को अपने परिवार के बारे में सब सच सच बता दिया। आशा, दरअसल मेरा परिवार थोड़ा बड़ा है। थोड़ा बड़ा मतलब? हमारे होटल्स और शॉपिंग मॉल्स हैं। पहले तो आशा को लगा कि रोहन मजाक कर रहा है, लेकिन रोहन का चेहरा बहुत गंभीर था। क्या? इसका क्या मतलब है? मुझे माफ करना, मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। मैं बस डर रहा था कि तुम घबरा जाओगी। आशा का सिर चकरा गया। होटल्स और मॉल्स, यह तो अरबपतियों वाली बात है। अचानक उसे रोहन किसी दूसरी दुनिया का लगने लगा। इतने बड़े घर का लड़का मेरे जैसी लड़की के साथ। आशा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे प्यार करता हूं। रोहन ने आशा का हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं अपने माता पिता से बात करूंगा, हम शादी करेंगे और अपने बच्चे को साथ पालेंगे। आशा डरी हुई थी, लेकिन उसने रोहन पर भरोसा करने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद रोहन ने अपने माता पिता को आशा और उसके गर्भ के बारे में बताया। नतीजा भयानक था। रोहन के पिता ने बस एक गहरी सांस ली और उसकी मां गुस्से से खड़ी हो गई। क्या? गर्भवती? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? रोहन की मां सावित्री देवी, वह एक अमीर घराने की मालकिन थीं, ठंडी और तेज तर्रार। तो अब तुम क्या करना चाहते हो? उससे शादी करोगे? हाँ मां, मैं आशा से प्यार करता हूं, मैं जिम्मेदारी लेना चाहता हूं। जिम्मेदारी? बकवास बंद करो। सावित्री देवी ने मेज पर हाथ पटका। कौन है वो लड़की? क्या खानदान है उसका? करती क्या है? वो आर्ट कॉलेज में पढ़ती है मां, बहुत अच्छी और मेहनती है। आर्ट कॉलेज? एक गरीब घर की लड़की आर्ट कॉलेज में क्या कर रही है? जरूर पैसे देखकर तुम्हारे पीछे पड़ी होगी। रोहन ने जोर से विरोध किया। मां, आशा वैसी लड़की नहीं है। चुप रहो, तुम क्या जानते हो? इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। सावित्री देवी दृढ़ थीं, वह अपने बेटे का भविष्य बर्बाद नहीं होने दे सकती थीं। उस बच्चे को तुरंत गिरा दो और उस लड़की से रिश्ता तोड़ दो। मैं नहीं कर सकता, मैं आशा से ही शादी करूंगा। क्या कहा? सावित्री देवी की आंखों में गुस्सा चमक रहा था। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मेरे पास भी अपने तरीके हैं। उस दिन के बाद सावित्री देवी खुद आशा से मिलने गईं। वह आशा की आर्ट क्लास के बाहर इंतजार कर रही थीं। एक काली लग्जरी कार से उतरती हुई सावित्री देवी को देखकर आशा समझ गई, ये रोहन की मां है। तुम ही आशा हो, है ना? जी, नमस्ते। जैसे ही आशा ने झुककर प्रणाम करना चाहा, सावित्री देवी ने उसे बीच में ही टोक दिया। इन सब दिखावों की जरूरत नहीं है, मैं सीधे मुद्दे पर आती हूं। सावित्री देवी ने आशा को सिर से पांव तक घृणा से देखा। फटे हुए जूते, पुराने कपड़े, फटे हुए हाथ। उन्होंने मन ही मन हंसते हुए सोचा, हमारे रोहन के पास आने का तुम्हारा मकसद क्या है? जी, मकसद? भोली मत बनो। एक अमीर लड़के को फंसाकर अपनी जिंदगी बनाना चाहती हो, है ना? आशा को बहुत अपमानित महसूस हुआ, लेकिन वह चुपचाप सहन करती रही और जवाब दिया, मुझे नहीं पता था कि रोहन इतने बड़े घर से है। मैंने उससे सिर्फ इसीलिए रिश्ता रखा क्योंकि मैं उसे पसंद करती हूं। अच्छा, और अब तुम गर्भवती भी हो गई? सावित्री देवी ने ताना मारते हुए कहा। बहुत शातिर हो, बच्चे के नाम पर उसे ब्लैकमेल करना चाहती हो। आशा की आंखों में आंसू भर आए। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इस तरह जलील किया जाएगा। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। बस ये फालतू के बहाने बंद करो। सावित्री देवी ने एक लिफाफा आगे बढ़ाया। इसमें 5 लाख रुपए हैं, इसे लो, बच्चा गिरा दो और रोहन की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाओ। आशा को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। एक बच्चे की जान को पैसे से खरीदा जा रहा था। मैं यह नहीं ले सकती। क्या? मैंने रोहन से पैसों के लिए प्यार नहीं किया है, आशा ने दृढ़ता से कहा। तो सावित्री देवी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। देखो तो जरा, मैंने तो इसे सीधी सादी समझा था,
लेकिन ये तो बड़ी तेज निकली। सावित्री देवी ने जबरदस्ती आशा का हाथ पकड़ लिया। ठीक है, तो चलो मेरे साथ अस्पताल, मैं अपनी आंखों से सब कुछ देखना चाहती हूं। छोड़िए मुझे, चुपचाप चलो, वरना जबरदस्ती ले जाना भी मुझे आता है। आशा ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन सावित्री देवी के आदमियों ने उसे घेर लिया और कार में बैठने पर मजबूर कर दिया। अस्पताल पहुंचकर सावित्री देवी ने डॉक्टर से कहा, इस लड़की के पेट में जो भी है उसे आज ही खत्म कर दीजिए। डॉक्टर थोड़ा घबराया, लेकिन सावित्री देवी की ताकत के आगे उसने सिर झुका दिया। आशा ऑपरेशन टेबल पर लेटी कांप रही थी। उसे अपने पेट में पल रहे उस नन्हे से जीवन का ख्याल आया, एक बच्चा जिसका अभी नाम भी नहीं रखा गया था। आशा ने उसी पल फैसला कर लिया, मैं इस बच्चे को हर हाल में बचाऊंगी। ऑपरेशन शुरू होने से ठीक पहले आशा अचानक चिल्लाई, 1 मिनट, मुझे बाथरूम जाना है। क्या बहुत जरूरी है? हाँ बहुत। डॉक्टर ने ना चाहते हुए भी सिर हिला दिया। आशा बाथरूम में गई और खिड़की से कूदकर भाग निकली। वह दौड़ती रही, पेट पकड़कर आंसू बहाते हुए वह बस भागती रही। काफी दूर आने के बाद आशा ने एक पब्लिक फोन बूथ से रोहन को फोन किया। रोहन, मैं बोल रही हूं। आशा, तुम कहां हो? मेरी मां, तुम ठीक तो हो? हाँ, लेकिन रोहन, मुझे माफ कर देना, आशा रोते हुए बोली। मैंने बच्चा गिरा दिया। क्या? यह तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी मां सही कह रही थी, मेरे जैसी लड़की को तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए। आशा, रुको, तुम कहां हो? हम मिलकर बात करते हैं। माफ करना रोहन, अपना ख्याल रखना। आशा ने फोन काट दिया और उसी रात आशा ने अपने किराए के कमरे से अपना सामान बांधा। उसने कॉलेज, मुंबई सब कुछ छोड़कर गायब हो जाने का फैसला किया। अपने पेट में पल रहे बच्चे को बचाने के लिए उसने रोहन से झूठ बोला था कि बच्चा नहीं रहा, लेकिन बच्चा जिंदा था। आशा ने अपने पेट पर हाथ फेरा। माफ करना मेरे बच्चे, मां तुम्हें जरूर बचाएगी। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। एक प्रतिष्ठित आर्ट कॉलेज की छात्रा का सपना वहीं खत्म हो गया और आशा ने दुनिया से छिपने का फैसला कर लिया, सिर्फ इस एक नन्ही सी जान के लिए। उधर रोहन यह मानकर कि आशा ने सच में बच्चा गिरा दिया है, कई दिनों तक खाना भी नहीं खा सका। वह आशा को कितना भी फोन करता, उसका फोन बंद आता था। वह उसके किराए के कमरे पर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। आशा, तुम कहां चली गई? रोहन ने आशा को बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। कुछ समय बाद रोहन को अपने पिता के बिजनेस को संभालने के लिए विदेश जाना पड़ा। उसके परिवार ने उसे आशा से दूर भेजने के लिए यह फैसला किया था। जाने से पहले रोहन एक बार फिर आशा के खाली कमरे के सामने गया। खाली खिड़कियां उसे घूर रही थीं। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा आशा, जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा। रोहन ने यह कसम खाते हुए देश छोड़ दिया, इस बात से अनजान कि उसका बच्चा इस दुनिया में मौजूद है। आशा ने मुंबई छोड़कर एक छोटे अनजान शहर में पनाह ली। ट्रेन में कई घंटे सफर करने के बाद वह एक ऐसी जगह पहुंची थी जहां उसे कोई नहीं जानता था। एक सस्ते से कमरे में अपना सामान रखकर आशा ने अकेले एक नई जिंदगी शुरू की। उसका पेट धीरे धीरे बढ़ने लगा और पैसे खत्म होने लगे। आशा अपना पेट छिपाकर एक ढाबे में बर्तन मांजने का काम करने लगी। भारी बर्तन उठाते हुए वह कई बार गिरी, मालिक से गालियां भी खाईं, फिर भी वह सब सहती रही अपने बच्चे के लिए। मालिक से एक रात अचानक उसके पेट में तेज दर्द उठा, लेबर पेन शुरू हो गया था। आशा ने अकेले ही टैक्सी पकड़ी और अस्पताल पहुंची। आपके साथ कोई है? नहीं, मैं अकेली हूं। नर्स की आंखों में दया का भाव था, लेकिन आशा को इन सब पर ध्यान देने का होश नहीं था। दर्द बढ़ता जा रहा था और आशा दांत भींचकर उसे सह रही थी। हिम्मत रखिए, बस थोड़ा और। पसीने और आंसुओं के बीच उसने कई घंटे संघर्ष किया और आखिरकार एक नन्ही सी रोने की आवाज ने लेबर रूम को भर दिया। उआ उआ, बधाई हो, एक स्वस्थ बेटा हुआ है। नर्स ने बच्चे को आशा की गोद में दे दिया। एक मुट्ठी भर का चेहरा, कसकर बंद आंखें, छोटे छोटे होंठ। आशा बच्चे को सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। मेरे बच्चे, मां ने तुम्हें बचा लिया, मेरे बच्चे। उसे लगा जैसे उसे दुनिया का सबसे कीमती खजाना मिल गया हो, लेकिन असल जिंदगी बहुत मुश्किल थी। 21 साल की बिन ब्याही मां, जिसकी पढ़ाई भी अधूरी थी, उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती थी। आशा ने जो भी काम मिला वह किया। दिन में ढाबे पर बर्तन धोना, रात में एक फैक्ट्री में पैकिंग करना।
वह अपने बच्चे को पड़ोस की एक बूढ़ी अम्मा के पास छोड़कर काम पर जाती थी। अम्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पैसे मैं अगले महीने। अरे पगली, कोई बात नहीं, इस प्यारे से बच्चे को देखकर ही मेरा दिल खुश हो जाता है। पड़ोस की अम्मा एक फरिश्ते की तरह थीं। उन्हीं की वजह से आशा हिम्मत रख पाई थी। जब वह काम से देर रात घर लौटती तो बच्चा सो चुका होता था। आशा उसके गालों को चूमकर फुसफुसाती, माफ करना बेटा, माँ और मेहनत करेगी। वह बहुत थक जाती थी, लेकिन बच्चे का चेहरा देखते ही उसकी सारी थकान दूर हो जाती थी। माँ। जिस दिन बच्चे ने पहली बार माँ कहा, आशा पूरी रात रोती रही। यह दुनिया का सबसे खूबसूरत शब्द था। हाँ बेटा, माँ यही है। बच्चे को कसकर गले लगाते हुए आशा ने कसम खाई, चाहे कुछ भी हो जाए वह इस बच्चे की रक्षा करेगी। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। उसकी आंखें माँ की तरह ही चमकदार थीं, लेकिन कभी कभी उसके चेहरे के किसी भाव में रोहन की झलक दिख जाती और आशा का दिल दुखने लगता। जब बच्चा 3 साल का हुआ तो उसने पहली बार पूछा, माँ, पापा कहाँ हैं? आशा का दिल धक से रह गया। पापा बहुत दूर गए हैं, कब आएंगे? पता नहीं बेटा, माँ को भी नहीं पता। बच्चे ने कुछ देर सोचा और फिर दूसरे खिलौने में लग गया। आशा ने राहत की सांस ली। क्या कभी वह दिन आएगा जब उसे इस बच्चे को सच बताना पड़ेगा? यह सोचकर ही आशा घबरा जाती थी। समय बीतता गया और बच्चा 5 साल का हो गया। एक दिन उसने आशा से पूछा, माँ, आप पेंटिंग क्यों नहीं करती? आशा चौंक गई। तुम्हें कैसे पता कि माँ पेंटिंग करती थी? दादी ने बताया था। उन्होंने कहा था कि आप बहुत अच्छी पेंटिंग करती हैं। यह बात पड़ोस की अम्मा ने बताई होगी। आशा ने कभी बातों बातों में जिक्र किया था कि वह आर्ट कॉलेज में पढ़ती थी। आशा बस फीकी सी हंसी हंस दी। एक जमाना था जब पेंटिंग करना ही उसकी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी। अब वह सपना बहुत दूर की बात हो गई थी। माँ, मेरी पेंटिंग बनाओ ना। बच्चा पेंसिल और कागज ले आया। आशा ने झिझकते हुए पेंसिल पकड़ी, लेकिन बच्चे की चमकती आंखों को देखकर वह मना नहीं कर सकी। सालों बाद उसने पेंसिल उठाई थी। हाथ कांप रहे थे, लेकिन बच्चे के चेहरे को देखते हुए उसने धीरे धीरे लकीरें खींचनी शुरू की। गोल चेहरा, चमकीली आंखें, खिलखिलाता हुआ मुंह। आशा ने अपना सारा प्यार उस पेंटिंग में डाल दिया। थोड़ी देर बाद पेंटिंग पूरी हो गई। बच्चे ने पेंटिंग देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वाह, यह तो मैं हूं। माँ, आप तो बहुत अच्छा बनाती हो। पसंद आई? हाँ, यह मेरा खजाना है। बच्चे ने उस पेंटिंग को सीने से लगा लिया। अपने बेटे को देखकर आशा की आंखों में आंसू आ गए। हाँ बेटा, यह तुम्हारी है। माँ तुमसे कितना प्यार करती है यह बताने के लिए बनाई है। सच, मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगा। उस दिन के बाद से बच्चा उस पेंटिंग को अपने खजाने की तरह साथ रखने लगा। सोते वक्त भी वह उसे तकिए के नीचे रखकर सोता था। गरीबी थी, लेकिन माँ बेटे साथ थे, इसलिए खुश थे। आशा को अपने बेटे के लिए हमेशा दुख होता था। वह उसे दूसरे बच्चों की तरह अच्छे कपड़े, अच्छा खाना या खिलौने नहीं दे पाती थी, लेकिन बच्चे ने कभी शिकायत नहीं की। माँ, मुझे बस आप चाहिए। सच में? हाँ, आप दुनिया में सबसे अच्छी हो। इस एक बात पर आशा फिर रो पड़ती। उसे लगता कि वह इस बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। उधर रोहन विदेश में सिर्फ आशा के बारे में सोचता रहता था। जब भी वह छुट्टियों में भारत आता, वह आशा को ढूंढने की कोशिश करता, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिलता। उसने दोस्तों से पूछा, कॉलेज में पता किया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आशा कहाँ है। आशा, आखिर तुम हो कहाँ? रोहन हर रात आशा को याद करते हुए सोता था। इस अपराध बोध में कि उसकी वजह से आशा ने अपना बच्चा खो दिया, उसका दिल भारी रहता था। 2 साल की पढ़ाई पूरी करके जब रोहन भारत लौटा तो उसने आशा को ढूंढने की मुहिम तेज कर दी। उसने प्राइवेट जासूस भी लगा दिए, लेकिन आशा का पता नहीं चला, जैसे वह दुनिया से गायब हो गई हो। एक वसंत के दिन आशा अपने बेटे का हाथ पकड़कर बाजार में सब्जी खरीदने गई थी। बहुत दिनों बाद वह बच्चे के लिए उसकी पसंदीदा जलेबी खरीदने वाली थी। बाजार में बहुत भीड़ थी। आशा बच्चे का हाथ कसकर पकड़े हुए भीड़ से गुजर रही थी। तभी आशा, एक जानी पहचानी आवाज सुनकर आशा के कदम रुक गए। उसका दिल जोर से धड़का। नहीं, यह आवाज। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। एक आदमी खड़ा था। उसने सूट पहना हुआ था, लेकिन चेहरा वही था। बाक्सांगवन। 5 साल बाद। आशा,
रोहन की आवाज सुनकर आशा का शरीर सुन्न पड़ गया। 5 साल बाद सुनी वह आवाज, उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल आया, भागो। मां, ये अंकल कौन है? बच्चे ने सिर उठाकर पूछा। आशा ने जल्दी से बच्चे को अपने पीछे छिपा लिया। कोई नहीं बेटा, चलो। जैसे ही आशा मुड़ने लगी, रोहन सामने आ गया। आशा, रुको तो, मैं हूं रोहन। मैं जानती हूं, लेकिन मुझे देर हो रही है। आशा ने बिना उसकी तरफ देखे आगे बढ़ना चाहा, लेकिन रोहन ने उसका रास्ता रोक लिया। 5 साल हो गए आशा। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा? रोहन की आंखों में आंसू थे। आशा हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि उसकी आंखों में देख सके। तभी रोहन की नजर आशा के पीछे छिपे बच्चे पर पड़ी। लगभग 5 साल का लड़का। रोहन का दिल धक से रह गया। आशा, यह बच्चा, वो आशा हकलाने लगी। रोहन ने बच्चे के चेहरे को ध्यान से देखा। गोल आंखें, सीधी नाक, कुछ कुछ जाना पहचाना सा चेहरा। एक पल के लिए रोहन के दिमाग में एक ख्याल कौंधा, कहीं यह बच्चा। आशा, यह बच्चा कितने साल का है? तुम्हें इससे क्या मतलब? बताओ मुझे, कितने साल का है? रोहन की आवाज कांप रही थी। आशा ने एक पल के लिए झूठ बोल दिया। मेरी शादी हो गई है। क्या? यह मेरा बेटा है। रोहन को यकीन नहीं हुआ। शादी? सच में? हाँ, सच में। इसलिए अब मुझे ढूंढना बंद कर दो। आशा ने कोशिश करके अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। मिलकर अच्छा लगा, अपना ख्याल रखना। और वह बच्चे का हाथ पकड़कर तेजी से चली गई। रोहन वहीं खड़ा आशा को जाते हुए देखता रहा। शादी हो गई, बच्चा भी है, लेकिन कुछ तो अजीब था। उस बच्चे को देखकर उसे एक अजीब सा अपनापन महसूस हो रहा था। रोहन बहुत देर तक उस दिशा में देखता रहा जहां आशा गई थी। उसे बार बार लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। उस बच्चे की उम्र ठीक 5 साल के आसपास लग रही थी। ठीक 5 साल पहले जब आशा गर्भवती थी, वही समय उसने कहा था कि उसने बच्चा गिरा दिया। रोहन का दिमाग उलझ गया। क्या हो सकता है कि आशा ने झूठ बोला हो? रोहन ने फैसला किया, वह आशा के पीछे की सच्चाई पता लगाकर रहेगा। कुछ दिनों बाद रोहन ने एक प्राइवेट जासूस को काम पर लगाया। पैसे की कोई परवाह नहीं थी। इस औरत के बारे में सब कुछ पता करो, शादी हुई है या नहीं, बच्चे का जन्म कब हुआ, सब कुछ। 1 हफ्ते बाद जासूस का फोन आया। सर, रिपोर्ट आ गई है। क्या पता चला? आशा नाम की इस महिला की शादी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। रोहन का दिल जैसे रुक गया। क्या कहा? वह अविवाहित है और रिकॉर्ड के मुताबिक उसने 5 साल पहले एक बेटे को जन्म दिया था। तो वो बच्चा? जी, जन्म प्रमाण पत्र पर पिता का नाम खाली है। रोहन फोन हाथ में लिए कुछ देर तक बोल नहीं पाया। शादी नहीं हुई थी, आशा ने झूठ बोला था। तो इसका मतलब वो बच्चा वाकई? रोहन तुरंत आशा के पास गया। वह जिस छोटे से किराए के कमरे में रहती थी। दरवाजा खटखटाने पर आशा बाहर आई। बच्चा भी उसके पीछे से झांक रहा था। तुम फिर आ गए? आशा, तुमने झूठ बोला है ना? क्या? तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तुमने झूठ क्यों बोला? आशा का चेहरा सफेद पड़ गया। वो बच्चा, वो मेरा बेटा है ना? रोहन ने सीधे आशा की आंखों में देखकर पूछा। आशा ने अपने होंठ भींच लिए। अब वह और झूठ नहीं बोल सकती थी। जवाब दो आशा, क्या वो मेरा बेटा है? आशा की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने धीरे धीरे सिर हिला दिया। मुझे माफ कर देना रोहन। यह सुनते ही रोहन के घुटने जैसे जवाब दे गए। क्यों? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हारी मां, मैं उनसे बहुत डर गई थी और मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। बोझ? वो मेरा बेटा है। रोहन फूट फूट कर रो पड़ा। 5 साल तक उसे पता ही नहीं था कि उसका अपना बेटा है। उसे ये 5 साल बहुत भारी लग रहे थे। मैं उसे गिरा नहीं सकी। जब पेट में उसकी धड़कन महसूस होती हो तो कोई मां ऐसा कैसे कर सकती है? आशा भी रो रही थी। इसलिए मैं भाग गई, तुमसे भी झूठ बोला और मैं तुम्हारे उस झूठ पर यकीन करके 5 साल तक अपराध बोध में जीता रहा कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका और हमारा बच्चा खो गया। रोहन की आवाज में गुस्सा और दुख मिला हुआ था, लेकिन साथ ही एक राहत भी थी कि उसका बच्चा जिंदा है। माफ कर दो रोहन, सच में माफ कर दो। आशा सिर झुकाए रोती रही। तभी बच्चा पास आया। मां, आप क्यों रो रही हो? क्या इन अंकल ने आपको रुलाया? नहीं बेटा, नहीं, कुछ नहीं हुआ। आशा ने जल्दी से आंसू पोंछे। रोहन ने बच्चे के चेहरे को देखा।
ध्यान से देखने पर उसे अपने चेहरे से मिलती जुलती कुछ बातें नजर आईं। यह मेरा बेटा है। रोहन ने कांपते हुए हाथों से बच्चे के सिर पर हाथ फेरा। बच्चा अपरिचित स्पर्श से थोड़ा झिझका, लेकिन भागा नहीं। अंकल, आप कौन हो? मैं। रोहन की जबान लड़खड़ा गई। क्या उसे कहना चाहिए कि मैं तुम्हारा पापा हूं? उसे लगा अभी सही वक्त नहीं है। मैं तुम्हारी मां का दोस्त हूं। दोस्त? तो आप रो क्यों रहे थे? मैं तुम्हारी मां से बहुत दिनों बाद मिला हूं ना, इसलिए। रोहन ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। बच्चा कुछ देर सोचता रहा और फिर कमरे में चला गया। बच्चे के जाने के बाद रोहन ने कहा, आशा, अब बहुत हुआ। मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। क्या? मैं मां से बात करूंगा, उन्हें सब समझाऊंगा और मना लूंगा। नहीं, आशा चिल्लाई, वैसा फिर नहीं हो सकता। सब कुछ 5 साल पहले जैसा हो जाएगा। इस बार अलग होगा। मैं वादा करता हूं, मैं तुम दोनों की रक्षा करूंगा, रोहन ने दृढ़ता से कहा। लेकिन आशा डरी हुई थी। उसे 5 साल पहले का वो भयानक सपना याद आ रहा था। रोहन, प्लीज मुझ पर भरोसा करो आशा। इस बार मैं तुम्हें कभी नहीं खोऊंगा। रोहन की आंखों में सच्चाई थी। आशा ने उसकी आंखों में देखकर एक छोटी सी उम्मीद पाली। क्या इस बार सच में सब कुछ अलग हो सकता है? लेकिन आशा को यह नहीं पता था कि रोहन की मां सावित्री देवी यह खबर सुनकर क्या करने वाली हैं। 5 साल पहले से भी ज्यादा भयानक तूफान आने वाला था। रोहन घर लौटकर अपनी मां के पास गया। सावित्री देवी लिविंग रूम के सोफे पर बैठकर चाय पी रही थीं। मां, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात है? तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों है? रोहन ने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। मुझे आशा मिल गई है। सावित्री देवी का हाथ रुक गया। उन्होंने चाय का कप नीचे रखते हुए ठंडे स्वर में पूछा, कौन? वो लड़की? हां। और? रोहन एक पल के लिए हिचकिचाया। हमारा एक बच्चा भी है। क्या? सावित्री देवी की आंखें फैल गईं। बच्चा? यह क्या बकवास है? 5 साल पहले जिस बच्चे को गिराने की बात हुई थी वो जिंदा है मां। सावित्री देवी गुस्से से खड़ी हो गईं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। यह क्या बकवास कर रहे हो? मैं खुद उसे अस्पताल लेकर गई थी। आशा वहां से भाग गई थी मां, बच्चे को बचाने के लिए। क्या? उस लड़की ने मुझे धोखा दिया? सावित्री देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्हें लगा था कि यह मामला 5 साल पहले ही खत्म हो गया था। लेकिन बच्चा जिंदा है, तो तुम यह सब मुझे क्यों बता रहे हो? मैं जिम्मेदारी लेना चाहता हूं। क्या? वो मेरा बेटा है मां। मैं अब एक पिता की जिम्मेदारी निभाना चाहता हूं। सावित्री देवी ने हंसते हुए नाक सिकोड़ी। जिम्मेदारी? तुम जिम्मेदारी के बारे में जानते क्या हो? मां, मैं अब 26 साल का हूं। मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकता हूं। चुप रहो, सावित्री देवी चिल्लाईं। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें उस लड़की के चक्कर में पड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद करने दूंगी? रोहन पीछे नहीं हटा। आप चाहे कुछ भी कहें, मैं आशा और अपने बच्चे की रक्षा करूंगा। यह लड़का सच में। सावित्री देवी ने दांत भींच लिए। फिर उन्होंने ठंडे दिमाग से कहा, ठीक है, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो तुम्हारा ही बेटा है? क्या पता उस लड़की ने किसी और के बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे मत्थे मर दिया हो? मां, DNA टेस्ट करवाओ। अगर वो सच में तुम्हारा बेटा निकला तो मैं सोचूंगी। रोहन को गुस्सा तो आया, लेकिन मां को मनाने का और कोई रास्ता नहीं था। ठीक है, मैं DNA टेस्ट करवाऊंगा। हां, करवाओ। और अगर वो तुम्हारा बेटा नहीं निकला तो अंजाम तुम जानते हो। सावित्री देवी की आंखों में ठंडक थी। कुछ दिनों बाद रोहन ने आशा को मनाकर DNA टेस्ट करवाया। आशा इसके लिए तैयार नहीं थी, लेकिन कोई और चारा नहीं था। इसके बाद तुम्हारी मां मान जाएंगी ना? मुझ पर भरोसा रखो। 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट आ गई। 99% मैच। वह रोहन का ही बेटा था। रोहन रिपोर्ट लेकर अपनी मां के पास गया। मां, रिपोर्ट आ गई है, वो मेरा ही बेटा है। सावित्री देवी बहुत देर तक रिपोर्ट को घूरती रहीं। उनके हाथ कांप रहे थे। ये सच है? हां, अब तो आपको मानना ही पड़ेगा। सावित्री देवी ने रिपोर्ट को मेज पर फेंक दिया। मानना? मैं क्या मानूं? मां, हां, वो तुम्हारा बेटा है। तो अब क्या, तुम उस लड़की से शादी करोगे? उस नीच खानदान की लड़की को इस घर की बहू बनाओगे? आशा नीच नहीं है। चुप रहो। सावित्री देवी ने मेज पर हाथ पटका। जब तक मैं जिंदा हूं, यह कभी नहीं होगा। रोहन भी पीछे नहीं हटा। अगर आप विरोध करेंगी तब भी मैं आशा के साथ रहूंगा। क्या? मैं आपकी इजाजत के बिना भी कोर्ट मैरिज कर सकता हूं? सावित्री देवी की आंखों में खतरनाक चमक थी।
ठीक है, यही चाहते हो तो यही सही। देखना, मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगी। सावित्री देवी मुड़कर जाते हुए ठंडे स्वर में बोली। रोहन उनकी पीठ को देखते हुए डर गया, लेकिन उसने अपना मन बना लिया था, इस बार वह जरूर रक्षा करेगा। उस रात सावित्री देवी ने अपने स्टडी रूम से एक फोन किया। मैं बोल रही हूं, एक जरूरी काम है। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई। आशा नाम की एक लड़की है, उसके बारे में सब कुछ पता करो। जी मैडम। और फिर सावित्री देवी ने ठंडे स्वर में जोड़ा, उस लड़की की कोई कमजोरी ढूंढो, कुछ भी। 5 साल पहले वह नाकाम रही थी, इस बार वह मामले को जड़ से खत्म करना चाहती थी। सावित्री देवी ने खिड़की से बाहर देखते हुए बुदबुदाया, तुमने मुझे धोखा दिया। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। उनकी आंखों में एक भयानक जिद थी। उधर आशा अपने बेटे को सुलाकर खिड़की से बाहर देख रही थी। रोहन ने जिम्मेदारी लेने की बात कही थी, लेकिन उसके मन का एक कोना डरा हुआ था। उसे 5 साल पहले की यादें सता रही थीं। अस्पताल ले जाए जाने का दिन, भागने का दिन, अकेले बच्चे को जन्म देने का दिन। सब ठीक हो जाएगा ना? इस बार सब ठीक हो जाएगा ना? आशा खुद को दिलासा दे रही थी, लेकिन उसका दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप रहा था। कुछ दिनों बाद रोहन आशा से मिलने आया। उसका चेहरा खिला हुआ था। आशा, एक अच्छी खबर है। क्या? मां ने तुमसे एक बार मिलने के लिए कहा है। आशा का चेहरा उतर गया। मिलने के लिए? क्यों? शायद उनका मन बदल गया है। शायद वो अपने पोते को देखना चाहती हैं। सच में? हाँ, चलो साथ चलते हैं, बच्चे को भी ले चलो। आशा हिचकिचा रही थी। उसे 5 साल पहले का वो भयानक चेहरा याद आ रहा था, लेकिन रोहन को खुश देखकर वह मना नहीं कर सकी। ठीक है, मैं चलूंगी। आशा अपने बेटे का हाथ पकड़कर रोहन के घर पहुंची। बड़े से गेट के सामने खड़े होकर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। विशाल हवेली उसे घूरती हुई लग रही थी। मां, यह किसका घर है? ये अंकल का घर है। वाह, कितना बड़ा है। बच्चा हैरानी से चारों ओर देख रहा था। दरवाजा खुला और सावित्री देवी सामने आई। 5 साल पहले जैसी ही ठंडी आंखें, लेकिन उनके होठों पर एक मुस्कान थी। आओ, अंदर आओ। यह मुस्कान आशा को और भी डरावनी लगी। सावित्री देवी आशा और बच्चे को लिविंग रूम में ले गईं। बड़ा सा कमरा, महंगी साज सज्जा, झूमर। आशा का आत्मविश्वास डगमगा गया। बैठो। सावित्री देवी ने सोफे की ओर इशारा किया। आशा बच्चे को गोद में लेकर सावधानी से बैठ गई। रोहन अपनी मां और आशा के बीच बेचैनी से खड़ा था। मां, कुछ चाय? रहने दो, मुझे सिर्फ बात करनी है। सावित्री देवी ने बात काट दी और बच्चे को देखने लगी। 5 साल का लड़का, उसमें रोहन की झलक साफ दिख रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन। बच्चे ने धीमी आवाज में जवाब दिया। अर्जुन, सरनेम तो तुम्हारा। सावित्री देवी रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराई। आशा को यह मुस्कान अशुभ लगी। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। सावित्री देवी ने सीधे आशा को देखा। मैंने डीएनए रिपोर्ट देख ली है। मैं मानती हूं कि यह बच्चा रोहन का बेटा है। आशा ने एक पल के लिए राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसलिए यह बच्चा हमारे खानदान का खून है, इसे हम पालेंगे। क्या? आशा ने दोबारा पूछा। इस बच्चे को सबसे अच्छी शिक्षा, सबसे अच्छा माहौल दिया जाएगा। सावित्री देवी ने आराम से कहना जारी रखा। तुम अकेले इसे पालकर क्या दे सकती हो? एक छोटे से कमरे में सूखी रोटी खिलाओगी? मैं भी मेहनत कर रही हूं। यह मेरा बेटा है। मैं। बकवास बंद करो। सावित्री देवी हंसी। तुम्हारे जैसे माहौल में रहकर यह बच्चा क्या बनेगा? रोहन ने बीच में बोलने की कोशिश की। मां, आप यह क्या कह रही हैं? तुम चुप रहो। सावित्री देवी ने तेज आवाज में उसे डांटा। यह बड़ों की बात है। रोहन चुप हो गया। सावित्री देवी ने मेज पर एक फाइल रखी। इसमें 30 लाख रुपए हैं। 30 लाख? यह पैसे लो और बच्चे की कस्टडी हमें दे दो। मामला शांति से खत्म करते हैं। आशा को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। क्या उसके बच्चे को पैसे से खरीदा जा रहा है? मुझे पैसे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? यह मेरा बेटा है, मैंने उसे जन्म दिया है। मैं उसे पैसों के लिए नहीं बेच सकती, आशा ने दृढ़ता से कहा। सावित्री देवी की आंखें ठंडी हो गईं। तुम 5 साल पहले भी ऐसी ही थीं, है ना? जी। जब मैं तुम्हें अस्पताल ले गई थी तब भी तुम भाग गई थीं। इस बार भी वही इरादा है? सावित्री देवी अपनी जगह से उठी। ठीक है, मैं प्यार से कह रही हूं, मान जाओ, वरना तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी।
आप मुझे धमकी दे रही हैं? धमकी नहीं, सलाह दे रही हूं, सावित्री देवी ने ठंडे स्वर में कहा। तुम्हारे पास ना डिग्री है, ना पैसा, ना कोई जान पहचान। मैं चाहूं तो तुम्हारे काम करने के सारे रास्ते बंद कर सकती हूं। आशा का चेहरा सफेद पड़ गया। फिर भी मां। बच्चे ने डरे हुए चेहरे से आशा को देखा। आशा ने बच्चे को कसकर गले लगा लिया। चिंता मत करो बेटा, कुछ नहीं होगा। लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। तभी रोहन आगे आया। मां, यह बहुत ज्यादा हो रहा है। रोहन, मैंने तुम्हें चुप रहने के लिए कहा था। यह मेरे बेटे का मामला है। मैं कैसे चुप रहूं? मैं भी आशा के साथ हूं। क्या? सावित्री देवी का चेहरा बिगड़ गया। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मेरे पास भी अपना तरीका है। सावित्री देवी ने अपनी जेब से फोन निकाला और कहीं फोन किया। मैं बोल रही हूं, तुरंत यहां आओ। कुछ ही देर में काले सूट पहने कुछ आदमी लिविंग रूम में आ गए। आशा को खतरे का एहसास हो गया। आप क्या कर रही हैं? बच्चे को ले जाओ, सावित्री देवी ने आदेश दिया। नहीं, आशा ने बच्चे को कसकर पकड़ लिया, लेकिन आदमियों ने जबरदस्ती आशा के हाथ छुड़ा दिए। मां, बच्चा चीखने लगा। अर्जुन। आशा ने भी पागलों की तरह छटपटाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। छोड़ो उसे, वो मेरा बेटा है, प्लीज। चुप रहो, सावित्री देवी ने ठंडे स्वर में कहा। रोहन उन्हें रोकने के लिए दौड़ा। मां, यह ठीक नहीं है, फौरन रुकवाइए इसे। रोहन, तुम बाद में मुझे धन्यवाद दोगे। क्या? ऐसी लड़की के चक्कर में पड़कर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। सावित्री देवी शांत थीं। बच्चा रोते हुए ले जाया जा रहा था और आशा जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। अर्जुन, अर्जुन! रोहन ने पीछा करने की कोशिश की, लेकिन आदमियों ने उसे रोक लिया। हटो, वो मेरा बेटा है। माफ कीजिए छोटे साहब, मैडम का हुक्म है। लिविंग रूम में सिर्फ आशा के रोने की आवाज गूंज रही थी। बच्चे की आवाज धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। मां, बचाओ! यह आवाज आशा के दिल को चीर रही थी। सावित्री देवी ने पैसों का लिफाफा आशा के सामने फेंक दिया। 30 लाख हैं, इसे लो और चुपचाप चली जाओ। मुझे यह नहीं चाहिए। मेरे बेटे को वापस कर दो, वापस कर दो। हमारे खानदान के खून को मैं क्यों वापस करूं? सावित्री देवी हंसी। तुमने बस उसे जन्म दिया है, अब से यह बच्चा अर्जुन मेहरा बनकर पलेगा। नहीं, प्लीज। आशा ने सावित्री देवी के पैर पकड़ लिए, लेकिन सावित्री देवी ने बेरुखी से अपना पैर छुड़ाते हुए कहा, घिन आ रही है, चली जाओ यहां से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। आशा वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। रोहन दौड़कर आया और उसे उठाया। आशा, आंखें खोलो। लेकिन आशा ने आंखें नहीं खोली। बच्चे को छीन लिए जाने का सदमा बहुत गहरा था। रोहन ने अपनी मां को घूर कर देखा। मां, यह आपने ठीक नहीं किया। क्या ठीक नहीं किया? मैंने यह सब तुम्हारे भले के लिए किया है। मेरा भला? मेरा बेटा छीनकर और मैं जिससे प्यार करता हूं उसे इस हाल में पहुंचाकर? प्यार बकवास है, सावित्री देवी मुड़ते हुए बोली। वक्त के साथ तुम समझ जाओगे कि तुम्हारी मां सही थी। रोहन ने गुस्से से मुट्ठी भींच ली, लेकिन अभी आशा ज्यादा जरूरी थी। कुछ देर बाद आशा को होश आया। अर्जुन कहां है? माफ करना आशा, मैं उसे रोक नहीं पाया। रोहन की आंखों में भी आंसू थे। मेरा बच्चा कहां है? मां उसे ले गई। मैं उसे जरूर वापस ले आऊंगा। आशा उठने की कोशिश करने लगी। मुझे खुद जाना होगा, वो मेरा बेटा है। आशा, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। नहीं, प्लीज मुझे ले चलो। आशा की आंखों में बेबसी थी, एक मां की बेबसी जिसका बच्चा छीन लिया गया हो। रोहन आशा को सहारा देकर वापस अपनी हवेली गया, लेकिन गेट पर ही उन्हें रोक दिया गया। मैडम का हुक्म है, आप दोनों अंदर नहीं आ सकते। मेरा बेटा अंदर है, प्लीज मुझे अंदर जाने दो। आशा रोते हुए गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन गार्ड्स टस से मस नहीं हुए। अर्जुन, मां आई है बेटा, मां आ गई है। उसने गेट के पार से चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आशा गेट पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। रोहन भी असहाय था। उसे समझ आ गया था कि वह अपनी मां को अपनी ताकत से नहीं रोक सकता। उस दिन के बाद आशा रोज रोहन के घर के बाहर जाती, लेकिन हर बार उसे भगा दिया जाता। कई दिन बीत गए और वह एक बार भी अपने बच्चे का चेहरा नहीं देख पाई। आशा धीरे धीरे टूट रही थी। वह ना ठीक से खा रही थी, ना सो रही थी। उसके दिमाग में बस अपने बच्चे का ख्याल था। मेरा बच्चा क्या खा रहा होगा? क्या वो मां को याद करके रो रहा होगा? यह सोच सोच कर आशा हर दिन मर रही थी।
सावित्री देवी ने बच्चे को छीनने के बाद तुरंत अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। उन्होंने अपने स्टडी रूम से एक गुप्त फोन किया। हाँ, मैं बोल रही हूं, एक अर्जेंट केस है। फोन के दूसरी तरफ से जवाब आया। एक 5 साल का लड़का है, उसे जल्द से जल्द भेजना है। पैसे जितने चाहिए ले लो। सावित्री देवी ने ठंडे स्वर में कहना जारी रखा। एक शर्त है, उसे ऐसी जगह भेजना जहां उसे भारत में कभी ढूंढा ना जा सके। कुछ दिनों में सारी तैयारी हो गई। बच्चे को अमेरिका के एक परिवार द्वारा गोद लेने का फैसला किया गया। सावित्री देवी बच्चे को लेकर एयरपोर्ट गई। बच्चा अनजान लोगों के बीच डरा हुआ था। दादी, माँ कहाँ है? माँ कहाँ है? माँ काम में व्यस्त है, वो नहीं आ सकी। मुझे माँ से मिलना है। बच्चा रोने लगा। सावित्री देवी ने बिना कोई भाव बदले कहा, रो मत, अब तुम्हें नए मम्मी पापा मिलेंगे, तुम्हें वहीं रहना होगा। नहीं, मुझे माँ के पास जाना है। बच्चा छटपटाने लगा, लेकिन सावित्री देवी के आदमियों ने उसे कसकर पकड़ लिया। माँ, माँ! बच्चे की रोने की आवाज एयरपोर्ट पर गूंज रही थी। सावित्री देवी ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। जब तक प्लेन उड़ नहीं गया, वह वहीं रुकी रही। अब सब खत्म। सावित्री देवी ने कार में बैठकर एक संतुष्टि भरी मुस्कान दी। उन्होंने रोहन के रास्ते का कांटा हमेशा के लिए हटा दिया था। उस शाम रोहन घर लौटा। वह बच्चे को ढूंढने के लिए हर जगह भटका, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मां, अर्जुन कहां है? अर्जुन? सावित्री देवी ने आराम से जवाब दिया। आशा उसे ले गई। क्या? रोहन को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। आशा? कब? आज दोपहर। वो चुपके से आई और बच्चे को लेकर भाग गई। यह आप क्या कह रही हैं? आशा यहां कैसे आ सकती है? गार्ड से पूछ लो। उसने बताया कि एक औरत दीवार फांदकर अंदर आई और बच्चे को लेकर चली गई। सावित्री देवी ने पहले ही गार्ड्स को सिखा पढ़ा दिया था। रोहन को यकीन नहीं हुआ। वह तुरंत आशा के कमरे की तरफ भागा, लेकिन कमरा खाली था। न सामान, न कोई इंसान। आशा, आशा! उसने कितना भी पुकारा, कोई जवाब नहीं आया। रोहन वहीं जमीन पर बैठकर अपना सिर पकड़ लिया। क्यों? बिना बताए क्यों चली गई? रोहन को लगा कि आशा सच में भाग गई है। उसे लगा कि वह उसकी रक्षा नहीं कर पाया, इसलिए आशा उसे छोड़कर चली गई। अपराध बोध उस पर हावी हो गया। मुझे और कोशिश करनी चाहिए थी। रोहन उस रात पूरी रात आशा को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। आशा कहीं और थी। उसे सावित्री देवी के आदमियों ने अगवा कर लिया था। वह एक अंधेरे गोदाम जैसी जगह पर थी। आशा एक कुर्सी से बंधी हुई कांप रही थी। यह क्या बदतमीजी है? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? चुप रहो। सावित्री देवी धीरे धीरे अंदर आईं। उनका चेहरा देखकर आशा के रोंगटे खड़े हो गए। मेरा बच्चा कहां है? बच्चा? सावित्री देवी हंसी। अब वो नहीं है। क्या? अब तुम उसे इस दुनिया में कहीं नहीं ढूंढ पाओगी? आशा का दिमाग सुन्न हो गया। क्या? क्या मतलब है आपका? उसे विदेश भेज दिया है, गोद दे दिया। गोद? आशा चीख पड़ी। नहीं, वो मेरा बेटा है। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? चुप रहो, सावित्री देवी ने ठंडे स्वर में कहा। अगर तुम शांति से मान जाती तो मुझे यह सब नहीं करना पड़ता। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। प्लीज, प्लीज, बस ये बता दीजिए उसे कहां भेजा है, प्लीज। आशा घुटनों के बल गिर पड़ी। आंसू बारिश की तरह बह रहे थे। मुझे भी नहीं पता, मैंने जानबूझकर नहीं पूछा। सावित्री देवी बेरहम थीं। और अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आशा ने सिर उठाया। अगर तुम दोबारा रोहन के सामने आईं तो इस बार सिर्फ तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। क्या मतलब है आपका? तुम्हारे माता पिता अभी भी गांव में मछली की दुकान चलाते हैं, है ना? आशा की आंखें फैल गईं। मैं चाहूं तो उस दुकान को बर्बाद करना मेरे लिए एक दिन का काम है। नहीं रोहन, अगर तुम्हें ढूंढे तो अनजान बन जाना। फोन आए तो मत उठाना, बस गायब हो जाओ। सावित्री देवी ने एक लिफाफा फेंका। इसमें 5 लाख रुपए हैं। इसे लो और अपने गांव जाकर चुपचाप रहो। आशा जमीन पर पड़े लिफाफे को देखती रही। पैसे उसकी आंखों में नहीं थे। उसे बस अपना बच्चा चाहिए था। प्लीज, बस मेरा बच्चा लौटा दीजिए। कहा ना वो नहीं है, भूल जाओ। सावित्री देवी मुड़ते हुए बोली। और एक चेतावनी, पुलिस या किसी और को बताने की कोशिश मत करना, कोई सबूत नहीं है। आशा वहीं टूटकर बिखर गई। वह फूट फूट कर रोई, लेकिन उसे सांत्वना देने वाला कोई नहीं था। उसका बच्चा कहां गया, उसे नहीं पता था। वह रोहन से संपर्क नहीं कर सकती थी। वह पूरी तरह अकेली हो गई थी। कुछ दिनों बाद आशा अपने गांव लौट गई। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था।
उसके माता पिता की छोटी सी मछली की दुकान। बचपन से जिस जगह से उसे मछली की गंध आती थी, वही अब उसका एकमात्र सहारा थी। आशा बेटी, आखिर हुआ क्या? मां ने चिंतित आंखों से पूछा। आशा कुछ नहीं कह सकी। बच्चे को छीन लिया गया, उसे गोद दे दिया गया, यह सब वह कैसे बताती? बस मुंबई में मन नहीं लगा। बेटी, कुछ तो हुआ है ना? कुछ नहीं मां, मैं ठीक हूं। आशा ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वह हर रात रोती थी। अपने बेटे की बनाई हुई पेंटिंग को देखकर आंसू बहाती थी। अर्जुन, मां को माफ कर देना, मां तुम्हें बचा नहीं पाई। उधर रोहन लगातार आशा को ढूंढता रहा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। वह आशा के गांव तक भी गया, लेकिन उसके माता पिता ने बस यही कहा कि आशा यहां नहीं है। सावित्री देवी ने पहले ही उन्हें धमका दिया था। पर मास की, हमारे साथ बरमास की, प्लीज मुझे आशा से मिलने दीजिए। हमारी बेटी यहां नहीं है, आप जाइए, आशा के पिता ने दृढ़ता से कहा। सच तो यह था कि आशा पिछले कमरे में छिपकर रो रही थी। उसे रोहन की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन वह बाहर नहीं जा सकती थी। सावित्री देवी की धमकी उसके दिमाग में गूंज रही थी। अगर रोहन के सामने आई तो तुम्हारे माता पिता की दुकान बर्बाद कर दूंगी। आशा होंठ भींचकर सब सहती रही। रोहन के कदमों की आहट दूर होती गई। जब आवाज पूरी तरह बंद हो गई, तब आशा बिना आवाज किए फूट फूट कर रोई। माफ करना रोहन, माफ करना, माफ करना। इस तरह समय बीतता गया। रोहन आखिरकार आशा को ढूंढ नहीं पाया और अपने परिवार का बिजनेस संभालने लगा। कुछ सालों बाद परिवार के कहने पर उसने एक लड़की से शादी भी कर ली, लेकिन रोहन आशा को कभी नहीं भूल पाया। आशा, तुम कहां होगी? क्या कर रही होगी? हमारा बच्चा, क्या वो ठीक से बड़ा हो रहा होगा? रोहन अब भी यही मानता था कि आशा बच्चे को लेकर भाग गई है। वह सच्चाई से अनजान था। उधर आशा अपने गांव में चुपचाप जी रही थी। वह अपने माता पिता की मछली की दुकान पर मदद करती और दिन काटती थी। वह अब पेंटिंग नहीं करती थी। जब भी वह ब्रश उठाती, उसे अपने बच्चे का चेहरा याद आता और वह सहन नहीं कर पाती थी। एक होनहार आर्ट स्टूडेंट अब मछली साफ करने वाली एक साधारण औरत बन गई थी। लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब उसने अपने बच्चे को याद ना किया हो। अर्जुन, तुम कहां हो? मां तुम्हें बहुत याद करती है। आशा हर रात आसमान को देखकर अपने बच्चे को याद करती थी, इस उम्मीद में कि वह इसी आसमान के नीचे कहीं स्वस्थ और खुश होगा। इस तरह 30 साल बीत गए। अमेरिका, न्यूयॉर्क, मैनहट्टन की एक गगनचुंबी इमारत। उसके सबसे ऊपरी मंजिल के चेयरमैन के ऑफिस में एक आदमी बैठा था, 36 साल का आरव विल्सन। अमेरिका के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट ग्रुप विल्सन कैपिटल का उत्तराधिकारी। तीखी आंखें, मजबूत कद काठी, एक परफेक्ट सूट में वह किसी भी एंगल से एक सफल बिजनेसमैन लग रहा था। लेकिन इस वक्त उसके हाथ में कोई फाइल या कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। एक पुराना पीला पड़ चुका कागज का टुकड़ा था। 5 साल के एक लड़के के चेहरे की तस्वीर। आरव उस तस्वीर को बहुत देर तक देखता रहा। धुंधली हो चुकी पेंसिल की लकीरें, मुड़ा हुआ कोना, 31 सालों से सहेज कर रखा हुआ उसका खजाना। तस्वीर के नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, मां की तरफ से मेरे प्यारे बेटे के लिए। आरव को यह तस्वीर बनाने वाले का चेहरा धुंधला धुंधला याद था। गर्म आंखें, नरम आवाज, मछली की गंध वाली एक बाजार की गली। मां, आरव ने धीरे से बुदबुदाया, एक शब्द जो उसने 5 साल की उम्र के बाद कभी नहीं बोला था। टक 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 टक। दरवाजे पर दस्तक हुई और आरव ने जल्दी से तस्वीर को दराज में रख दिया। अंदर आ जाओ। उसकी सेक्रेटरी अंदर आई। सर, मीटिंग का टाइम हो गया है। ठीक है। आरव अपनी जगह से उठते हुए अपने रोज के ठंडे भाव में वापस आ गया। मीटिंग रूम की तरफ जाते हुए आरव ने खिड़की से बाहर देखा। न्यूयॉर्क का शानदार स्काईलाइन। उसके पास यह सब कुछ था, लेकिन दिल का एक कोना हमेशा खाली रहता था। आरव को 5 साल की उम्र में भारत से गोद लेकर अमेरिका लाया गया था। एयरपोर्ट पर रोने चिल्लाने की यादें आज भी ताजा थीं। मां, मां, वह कितना चिल्लाया था, लेकिन मां नहीं आई थी। अनजान लोग उसे पकड़कर प्लेन में ले गए और जब आंख खुली तो वह एक बिल्कुल नई दुनिया में था। खुशकिस्मती से उसके गोद लेने वाले माता पिता बहुत अच्छे लोग थे। विल्सन दंपति के कोई बच्चे नहीं थे और उन्होंने आरव को अपने सगे बेटे की तरह पाला। सबसे अच्छा स्कूल, सबसे अच्छा माहौल, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन आरव भारत को कभी नहीं भूल पाया था।
आरव, यह तस्वीर किसकी है? बचपन में उसकी अमेरिकन माँ ने एक बार पूछा था। यह मेरी माँ ने बनाई है, मेरी असली माँ ने। यह सुनकर उसकी माँ का चेहरा उदास हो गया था, लेकिन उन्होंने तस्वीर छीनी नहीं। ठीक है, इसे संभाल कर रखना। उस दिन से आरव उस तस्वीर को अपने खजाने की तरह साथ रखने लगा। उसके माता पिता जानते थे कि आरव भारत को याद करता है। वे उसके लिए भारतीय खाना बनाते, उसे हिंदी सीखने में मदद करते। आरव उनके प्रति बहुत आभारी था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता था। माँ ने मुझे क्यों भेज दिया? क्या उन्होंने मुझे छोड़ दिया था? यह सवाल जिंदगी भर आरव का पीछा करता रहा। कॉलेज खत्म करने के बाद कंपनी में काम करते हुए और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए भी एक दिन उसके पिता ने आरव को बुलाया। आरव, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी डैड। उसके पिता रिचर्ड विल्सन गंभीर लग रहे थे। हमारी कंपनी अब एशिया के बाजार में विस्तार करना चाहती है। मैं जानता हूं, हम भारत में एक ब्रांच खोलना चाहते हैं और मैं चाहता हूं कि तुम वहां के प्रेसिडेंट बनकर जाओ। आरव का दिल धक से रह गया। मैं जानता हूं कि तुम भारत को कितना याद करते हो। इस मौके पर वहां जाकर देखो कैसा लगता है। आरव कुछ बोल नहीं पाया। भारत, 31 साल बाद वापस जाने का मौका। थैंक यू डैड। थैंक यू की जरूरत नहीं है, बिजनेस के लिहाज से भी तुम ही सही आदमी हो। उसके पिता मुस्कुराए। और हां, अगर वहां कोई है जिसे तुम ढूंढना चाहते हो तो ढूंढ सकते हो। आरव ने अपने पिता की आंखों में देखा। वे जानते थे कि आरव जिंदगी भर किसे याद करता रहा है। थैंक यू डैड। आरव ने गहराई से सिर झुकाया। कुछ समय बाद आरव भारत जाने वाली फ्लाइट में था। खिड़की से बाहर प्रशांत महासागर फैला हुआ था। आरव ने दराज से निकाली हुई तस्वीर को देखा। 5 साल का चेहरा। क्या वह इस तस्वीर को बनाने वाले को ढूंढ पाएगा? मां, इंतजार करना, मैं आ रहा हूं। मुंबई एयरपोर्ट पर उतरकर आरव ने एक गहरी सांस ली। 31 साल बाद भारत की जमीन पर कदम, हवा, गंध, सब कुछ अनजाना सा था, फिर भी कहीं ना कहीं अपना सा लग रहा था। आरव ने तुरंत जांच पड़ताल शुरू कर दी। गोद लेने के कागजात और धुंधली यादों के सहारे। आशा, यह मेरी मां का नाम हो सकता है। आरव ने एक पेशेवर एजेंसी को काम पर लगाया। गोद लेने के कागजात पर मुंबई का पता है, लेकिन अब वह कहां रहती हैं यह नहीं पता। ठीक है, हम जल्द से जल्द पता लगाने की कोशिश करेंगे। कई दिन बीत गए। आरव दिन में कंपनी का काम देखता और रात में रिपोर्ट का इंतजार करता। एक दिन फोन आया। सर, हमने उन्हें ढूंढ लिया है। आरव का दिल जैसे रुक गया। कहां है वो? महाराष्ट्र के कोंकण तट पर एक छोटे से बाजार में एक मछली की दुकान चलाती हैं। मछली की दुकान। आरव के दिमाग में एक धुंधली सी याद कौंधी। मछली की गंध, बाजार की गली, मां का हाथ। पता भेजो। आरव तुरंत कार में बैठ गया। मुंबई से कोंकण तक कई घंटे लगे, लेकिन उसे समय का पता नहीं चला। उसके दिमाग में बस एक ही इंसान का ख्याल था, 31 सालों से जिसकी वह राह देख रहा था। आखिरकार वह एक छोटे से बाजार में पहुंचा। तंग गलियां, मछली की गंध, लोगों की हंसी, मजाक की आवाजें। आरव धीरे धीरे चलने लगा। उसका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था और आखिरकार वह एक मछली की दुकान के सामने रुक गया। एक छोटी सी दुकान में एक औरत मछली साफ कर रही थी। सफेद बाल, झुर्रियों भरा चेहरा, ठंडे पानी में काम करने से फटे हुए हाथ। उस औरत ने एक पल के लिए काम रोका और खाना खाने लगी, ठंडे पानी में रोटी भिगोकर। यह दृश्य देखकर आरव का दिल टूट गया। यह मेरी मां है। 31 साल तक मुझे ना पाल पाने के दुख में उन्होंने इतनी मुश्किल जिंदगी जी है। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी जेब से पुरानी तस्वीर निकाली। जिस हाथ ने यह तस्वीर बनाई थी, वो हाथ आज ऐसे फटे हुए हैं। आरव अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। वह दुकान के सामने गया और घुटनों के बल बैठ गया। मां, आशा ने सिर उठाया। एक अजनबी, सूट बूट पहना आदमी उसके सामने घुटनों पर बैठा था। आप कौन हैं? आरव ने तस्वीर आगे बढ़ाई। क्या आपको यह याद है? आशा की आंखें फैल गईं। वह तस्वीर बिल्कुल वही थी, 31 साल पहले अपने बेटे के लिए बनाई हुई तस्वीर। अर्जुन? हाँ मां, मैं ही हूं। आरव फूट फूट कर रो पड़ा। मुझे माफ कर दो मां, मुझे आने में बहुत देर हो गई। आशा को यकीन नहीं हो रहा था। क्या सामने खड़ा यह आदमी सच में उसका बेटा है?
31 सालों से जिसे वह याद करती रही, जिसे ढूंढना चाहती थी, जिसे सपनों में देखती थी, वही बच्चा, यह है आदमी सामेलगु, वही बच्चा। अर्जुन, सच में तुम अर्जुन हो? हाँ मां, मैं जिंदा हूं, आशा के घुटने जवाब दे गए। हाय मेरे बच्चे। वह मछली की दुकान के फर्श पर बैठकर बिलख बिलख कर रोने लगी। 31 सालों की तड़प बाहर आ रही थी। आरव भी आशा को गले लगाकर साथ में रोया। मां, माफ कर दो, मैं अब आया। अर्जुन, मेरा बेटा। बाजार के लोग इकट्ठा हो गए थे, लेकिन मां बेटे को किसी की परवाह नहीं थी। यह 31 साल बाद का मिलन था, सिर्फ आंसुओं से भरा हुआ। काफी देर रोने के बाद दोनों दुकान के अंदर गए। आशा बहुत देर तक अपने बेटे के चेहरे को देखती रही। 5 साल वाले बच्चे का चेहरा अब भी इस बड़े चेहरे में झलकता था। सच में तुम अर्जुन ही हो? मेरा बेटा। हाँ मां, मैं ही हूं। आशा ने अपने बेटे का हाथ कसकर पकड़ लिया। ठंडे पानी से फटा हुआ आशा का हाथ और आरव का चिकना हाथ। 30 साल का फासला इन दोनों हाथों के फर्क में महसूस हो रहा था। लेकिन तुम यहां कैसे आए? तुमने मुझे कैसे ढूंढा? गोद लेने के कागजात पर आपका नाम था मां, उसी से पता लगाया। आरव ने अपनी जेब से तस्वीर निकाली और यह भी था। आशा उस तस्वीर को देखकर फिर रो पड़ी। 31 साल पहले बनाई थी। यह अब तक तुम्हारे पास है? एक दिन के लिए भी इसे खुद से अलग नहीं किया। मां, यही मेरा एकमात्र खजाना था। आरव की आंखें भी नम हो गईं। आपने ही तो बनाया था। मैंने वादा किया था कि इसे जिंदगी भर संभाल कर रखूंगा। आशा ने अपने बेटे को फिर से गले लगा लिया। माफ कर देना बेटा। मां, तुम्हें माफ कर देना। नहीं मां, यह आपकी गलती नहीं थी। आरव ने आशा की पीठ थपथपाई। फिर उसने धीरे से पूछा, मां, उस वक्त आखिर हुआ क्या था? आशा का चेहरा गंभीर हो गया। 30 सालों से दबी हुई यादें, उन्हें बाहर निकालना मुश्किल था, लेकिन अब बताना जरूरी था। यह एक लंबी कहानी है बेटा, सुन पाओगे? हाँ मां, मुझे सब कुछ सुनना है। आशा ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। यह तब की बात है जब मैं 20 साल की थी, मुंबई में कॉलेज में पढ़ती थी। इस तरह 30 साल पुरानी कहानी शुरू हुई। रोहन से मिलना, गर्भवती होना, रोहन की मां का विरोध, अस्पताल से भागना, अकेले बच्चे को जन्म देना, 5 साल तक मुश्किलों में, लेकिन खुशी खुशी उसे पालना। आरव चुपचाप सुन रहा था, लेकिन उसकी मुट्ठियां कसती जा रही थीं। फिर मेरी मुलाकात तुम्हारे पापा से दोबारा हो गई। पापा? आरव की आंखें तेज हो गई। हाँ, रोहन मेहरा, तुम्हारे असली पिता। आरव ने वह नाम अपने दिल में बैठा लिया। रोहन मेहरा, वह आदमी जिसने उसे छोड़ दिया था। पापा ने हमें ढूंढ लिया था। हाँ, जब उन्हें पता चला कि तुम उनके बेटे हो, तो उन्होंने जिम्मेदारी लेने की बात कही। तो फिर क्या हुआ? आशा की आंखों में फिर से आंसू आ गए। तुम्हारी दादी की वजह से। रोहन की मां। दादी? उस औरत ने तुम्हें मुझसे छीना था। आशा ने कांपती आवाज में आगे बताया। कैसे रोहन की मां ने पैसे देकर उसे छीन लिया, कैसे वह घर गई लेकिन उसे भगा दिया गया, और अंत में कैसे उसे विदेश गोद दे दिया गया। उस औरत ने तुम्हें खुद गोद दिया? हाँ, कहती थी कि मैं रोहन के भविष्य में एक रुकावट हूं। आरव ने दांत भींच लिए। और पापा को यह सब नहीं पता था? नहीं, रोहन से उन्होंने झूठ बोला कि मैं तुम्हें लेकर भाग गई हूं। क्या? आरव की आंखें फैल गईं। उस औरत ने रोहन को भी धोखा दिया। 30 सालों तक आशा ने सिर झुका लिया। मुझे भी धमकी दी थी कि अगर मैं रोहन के सामने आई तो मेरे माता पिता की दुकान बर्बाद कर देंगी। इसीलिए आप छिप कर रह रही थीं। हाँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। आशा के आंसू गालों पर बह रहे थे। 30 साल तक एक दिन भी नहीं भूली कि तुम कहां हो, क्या कर रहे हो। मां हर रात रोती थी, मेरा बेटा कहां है, उसे मत ले जाओ। आशा फूट फूट कर रो पड़ी। आरव ने अपनी मां को कसकर गले लगा लिया। गुस्सा और दुख मिलकर उसका सीना फाड़ रहे थे। दादी नाम की उस औरत ने इतना सब किया। आरव ने दांत पीस लिए। कुछ देर बाद आरव ने पूछा, पापा वो अब क्या करते हैं? रोहन, सुना है कि उसने अपने परिवार का बिजनेस संभाल लिया है, होटल्स और मॉल्स का। आरव के दिमाग में कुछ कौन था, होटल्स और मॉल्स, यह उसने कहीं सुना था। उनकी कंपनी का नाम क्या है? मां? पता नहीं बेटा, मेहरा परिवार है तो मेहरा। आरव ने अपना फोन निकाला और सर्च किया। रोहन मेहरा, होटल, मॉल। सर्च रिजल्ट सामने आ गया। मेहरा ग्रुप, चेयरमैन रोहन मेहरा, विदेशी निवेश के लिए प्रयासरत। आरव का हाथ रुक गया।
मेहरा ग्रुप, उसने यह नाम देखा था। यह वही भारतीय कंपनी थी जिसमें उसकी कंपनी निवेश करने पर विचार कर रही थी। यह कैसे हो सकता है? आरव को यकीन नहीं हुआ। जिस कंपनी में उसे निवेश करना है वह उसके असली पिता की कंपनी है। वह पिता जिसने उसे छोड़ दिया था, नहीं जिससे उसे छीन लिया गया था। मां, 1 मिनट। आरव ने अपनी सेक्रेटरी को फोन किया। मेहरा ग्रुप के साथ इन्वेस्टमेंट मीटिंग की तारीख तय हो गई है? जी सर, अगले सोमवार को है। कौन कौन आ रहा है? मेहरा ग्रुप के चेयरमैन रोहन मेहरा और उनकी टीम। आरव ने फोन काट दिया और कुछ देर तक चुप बैठा रहा। अगले हफ्ते मैं उस आदमी से मिलूंगा, आशा ने चिंतित आंखों से पूछा। अर्जुन, क्या हुआ? मां, मैं अगले हफ्ते पापा से मिल रहा हूं। क्या? आशा का चेहरा सफेद पड़ गया। मैं यहां भारत का हेड बनकर आया हूं और मेहरा ग्रुप में निवेश करना मेरे प्रोजेक्ट्स में से एक है। वो रोहन की कंपनी है? हां। आशा कुछ बोल नहीं पाई। 30 साल बाद फिर से जुड़ा यह रिश्ता, यह इत्तेफाक था या किस्मत, उसे समझ नहीं आ रहा था। अर्जुन, तुम क्या करोगे? आरव ने खिड़की से बाहर देखा। पता नहीं, अभी नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल में गुस्सा उबल रहा था। जिस परिवार ने उसकी मां को छोड़ दिया उसे छीनकर गोद दे दिया। 30 साल तक जब उसकी मां इतनी मुश्किल में जी रही थी तब वे लोग आराम से जी रहे थे। क्या मैं उन्हें माफ कर पाऊंगा? आरव ने मुट्ठी भींच ली। तभी आशा ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा। अर्जुन, मां की एक बात मानोगे? आरव ने अपनी मां की आंखों में देखा। रोहन, शायद उसे कुछ भी नहीं पता होगा। मां, यह सब उसकी मां ने किया था। रोहन को भी धोखा दिया गया था। आरव ने सिर हिलाया। फिर भी 30 साल हो गए मां। 30 साल तक उन्होंने आपको एक बार भी नहीं ढूंढा। शायद ढूंढा हो, लेकिन ढूंढ नहीं पाए। आशा ने एक फीकी मुस्कान दी, क्योंकि मां छिपकर रह रही थी। आरव कुछ नहीं कह सका। उसके मन में मिली जुली भावनाएं थीं। मां, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। ठीक है, आराम से सोचो। आशा ने अपने बेटे का हाथ कसकर पकड़ लिया। लेकिन एक वादा करो। क्या? उनसे ज्यादा नफरत मत करना। नफरत आखिर में हमारे ही दिल को दुखाती है। आरव जवाब नहीं दे सका। अभी वह यह बात नहीं मान सकता था। कुछ दिनों बाद आरव मुंबई लौट आया। कंपनी का काम भी था और उसे सोचने के लिए वक्त भी चाहिए था। ऑफिस की खिड़की से मुंबई की रात का नजारा दिख रहा था। आरव ने अपनी मेज पर रखी फाइल को देखा। मेहरा ग्रुप निवेश प्रस्ताव। फाइल के पहले पन्ने पर रोहन मेहरा की तस्वीर थी। आरव उस चेहरे को बहुत देर तक देखता रहा। उसे अपने चेहरे से मिलती जुलती कुछ बातें नजर आईं। आंखें, नाक, जॉलाइन। यह आदमी मेरा पिता है। आरव ने फाइल बंद कर दी और बुदबुदाया, अगले हफ्ते मिलते हैं पापा। उसकी आवाज में एक ठंडी नफरत थी। सोमवार की सुबह मुंबई, बांद्रा का एक ऊंचा ऑफिस टावर, विल्सन कैपिटल का भारतीय मुख्यालय। आरव खिड़की के पास खड़ा मुंबई शहर को देख रहा था। बस कुछ ही देर में वे लोग आएंगे जिन लोगों ने 30 साल पहले मेरी और मेरी मां की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। सर, मेहरा ग्रुप के लोग आ गए हैं। सेक्रेटरी की आवाज सुनकर आरव धीरे से मुड़ा। उन्हें अंदर भेजो। मीटिंग रूम का दरवाजा खुला। सबसे आगे रोहन मेहरा थे। 56 साल की उम्र में भी उनका शरीर सीधा था, आंखें तेज थीं और उनके पीछे एक औरत चल रही थी, सफेद बालों वाली, एक महंगी साड़ी पहने एक बूढ़ी औरत, सावित्री देवी। 30 साल पहले एक 5 साल के बच्चे को छीनकर विदेश भेजने वाली महिला। आरव ने उनका चेहरा देखते ही दिल में एक अजीब सी ठंडक महसूस की। एक धुंधली सी याद। एयरपोर्ट पर उसे पकड़कर ले जाने वाले लोगों के पीछे खड़ी वही औरत। तो यह है वो। आरव ने अपने चेहरे के भावों को छिपाते हुए अभिवादन किया। आइए, आपका स्वागत है। मैं आरव, विल्सन कैपिटल। रोहन ने हाथ आगे बढ़ाया। रोहन मेहरा, मेहरा ग्रुप, आपसे मिलकर खुशी हुई। आरव ने वह हाथ थामा, अपने पिता का हाथ। 30 साल में पहली बार। रोहन को कुछ भी पता नहीं चला। यह मेरी मां है, सावित्री देवी, हमारे ग्रुप की सलाहकार। यह एक बड़ा निवेश है, इसलिए वह खुद आई हैं। सावित्री देवी ने घमंड से सिर हिलाया। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, नौजवान चेयरमैन साहब। आरव ने मन ही मन हंसा। मेहनत? 30 साल पहले आपने मुझसे ज्यादा मेहनत की थी। बैठिए। मीटिंग शुरू हुई। रोहन ने अपनी कंपनी के बारे में बताया और उसकी टीम ने निवेश की योजना पेश की। आरव चुपचाप सुनता रहा। सावित्री देवी पूरी मीटिंग के दौरान घमंड से भरी रही।
हमारा मेहरा ग्रुप भारत के सबसे अच्छे होटल्स और मॉल्स चलाता है। एशिया के बाजार में इससे अच्छा पार्टनर आपको नहीं मिलेगा। आत्मविश्वास से भरी आवाज, 30 साल पहले आशा को कुचलने वाली वही आवाज। आरव कुछ देर सुनता रहा, फिर बोला, शानदार प्रेजेंटेशन, लेकिन क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? जरूर, रोहन ने जवाब दिया। आरव ने धीरे धीरे कहा, चेयरमैन साहब, क्या आप आशा नाम की किसी महिला को जानते हैं? मीटिंग रूम की हवा जैसे जम गई। रोहन का चेहरा सख्त हो गया। आशा? हां, करीब 30 साल पहले आप उन्हें जानते थे। रोहन की घबराहट साफ दिख रही थी। बगल में बैठी सावित्री देवी की आंखें तेज हो गईं। आप उनका नाम कैसे जानते हैं? बस पता चल गया, आरव ने शांति से जवाब दिया। और एक बात, क्या आप जानते हैं कि उनका एक बेटा भी था? रोहन की सांस जैसे रुक गई। बेटा? हां, एक बेटा जिसे 30 साल पहले विदेश गोद दे दिया गया था। सावित्री देवी बीच में बोली, चेयरमैन साहब, आप अचानक यह क्या कह रहे हैं? इसका मीटिंग से कोई लेना देना नहीं है। आरव ने सीधे सावित्री देवी को देखा। कैसे लेना देना नहीं है? बहुत गहरा लेना देना है। क्या? आरव धीरे धीरे अपनी जगह से उठा। उसने अपनी जेब से एक पुराना कागज निकाला। 31 सालों से सहेज कर रखी हुई तस्वीर। आरव ने वह तस्वीर मेज पर रख दी। ये देख रहे हैं आप? रोहन ने तस्वीर को देखा। 5 साल के एक लड़के का चेहरा, एक जानी पहचानी ड्राइंग स्टाइल। यह तस्वीर 30 साल पहले आशा जी ने अपने बेटे के लिए बनाई थी। रोहन के हाथ कांपने लगे। आरव ने शांति से कहना जारी रखा, और वो बेटा मैं हूं। मीटिंग रूम में सन्नाटा छा गया। रोहन को यकीन नहीं हो रहा था। क्या कहा तुमने? मेरा भारतीय नाम अर्जुन है। नहीं, मेरा नाम अर्जुन मेहरा होना चाहिए था। आरव ने सीधे रोहन की आंखों में देखा। पहली बार मिलकर खुशी हुई, पापा। इस एक शब्द से रोहन के घुटने जवाब दे गए। वह कुर्सी पर गिरते हुए बुदबुदाया, अर्जुन? तुम अर्जुन हो? हां, मैं जिंदा था, 30 सालों से जिंदा था। रोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन आशा तुम्हें लेकर भाग गई थी। मां ने तो यही। आरव ने सिर हिलाया। यह झूठ है। क्या? मां कहीं नहीं भागी थी, मुझे उनसे छीना गया था। आरव की नजर सावित्री देवी पर गई। इनके द्वारा। रोहन ने अपनी मां को देखा। मां, यह सब क्या है? सावित्री देवी का चेहरा सख्त था, लेकिन उन्होंने अब भी बेशर्मी से जवाब दिया, यह क्या बकवास है? यह लड़का जरूर कोई धोखेबाज है। आरव हंसा। धोखेबाजज? क्या आप चाहती हैं कि मैं डीएनए टेस्ट करवाऊं? ओह, वो तो आप 30 साल पहले ही करवा चुकी हैं, जब यह साबित हुआ था कि मैं रोहन मेहरा का ही बेटा हूं। सावित्री देवी का चेहरा सफेद पड़ गया। रोहन अपनी जगह से उठा। मां, जवाब दीजिए, क्या यह सच है? सावित्री देवी चुप थीं। आरव ने ठंडे स्वर में कहा, क्या मैं आपकी तरफ से जवाब दूं? आरव ने धीरे धीरे सच्चाई बतानी शुरू की। 30 साल पहले इस औरत ने मुझे मेरी मां से छीना, यह कहकर कि वे मुझे पालेंगे, लेकिन कुछ ही दिनों में मुझे विदेश गोद दे दिया और पापा से झूठ बोला कि मां मुझे लेकर भाग गई हैं। मां को धमकी दी कि अगर वह पापा के सामने आई तो नाना नानी की दुकान बर्बाद कर देंगी। रोहन का चेहरा पीला पड़ गया था। मां, क्या यह सच है? सावित्री देवी अब भी चुप थीं, लेकिन उनकी चुप्पी ही जवाब थी। क्यों? आपने ऐसा क्यों किया? रोहन पहली बार अपनी मां पर चिल्लाया। वो मेरा बेटा था, मेरे बेटे को आपने गोद क्यों दे दिया? सावित्री देवी आखिरकार बोली, तुम्हारे भविष्य के लिए। क्या? मैं उस नीच लड़की के चक्कर में पड़कर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकती थी। सावित्री देवी भी चीखीं। तुम क्या जानते हो मैंने कितनी मेहनत से इस खानदान को खड़ा किया है? क्या वो इस सबसे ज्यादा जरूरी है? रोहन भी चिल्लाया। मेरे बेटे को छीनकर 30 साल तक मुझसे झूठ बोलकर। मां, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? रोहन टूटकर कुर्सी पर बैठ गया। उसने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। आशा, मुझे माफ कर दो। अर्जुन, पापा को माफ कर दो। 30 सालों से छिपा हुआ सच, उसका बोझ रोहन को कुचल रहा था। आरव उस रोते हुए रोहन को ठंडेपन से देखता रहा। अब बहुत देर हो चुकी है। रोहन ने सिर उठाया। 30 साल तक मेरी मां ने बाजार में मछली बेचकर गुजारा किया। आरव की आवाज कांप रही थी। ठंडे पानी में रोटी भिगोकर खाती थीं। उनके हाथ पूरी तरह फट गए हैं। रोहन कुछ नहीं कह सका। उस वक्त आप क्या कर रहे थे पापा? शादी की। आराम से जिए, है ना? मैं सच में नहीं जानता था।
नहीं जानते थे तो क्या हुआ? क्या यह कोई वजह है? आरव ने एक फाइल मेज पर फेंकी। यह निवेश अब नहीं होगा। अर्जुन, मुझे उस नाम से मत बुलाइए, आरव ने ठंडे स्वर में कहा। मेरा कोई पिता नहीं है और ना ही कभी होगा। एक अभी रोहन घुटनों के बल गिर पड़ा। माफ कर दो अर्जुन, पापा को सच में माफ कर दो। माफी से क्या होगा? क्या आप 30 साल वापस ला सकते हैं? आरव मुड़ते हुए बोला। हमें ढूंढने की कोशिश मत करना, हम भी नहीं करेंगे। और अंत में उसने जोड़ा, जिंदगी भर पछताते हुए जीना। आरव मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। पीछे से रोहन के रोने की आवाज आ रही थी। सावित्री देवी अपने बेटे के सामने पहली बार टूट रही थी। रोहन, मां ने तो बस तुम्हारे भले के लिए। चुप हो जाइए, रोहन चिल्लाया। आपकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैंने आशा को भी खो दिया और अर्जुन को भी। सावित्री देवी ने पहली बार अपने बेटे से ऐसी बातें सुनी थीं। जिंदगी भर हुक्म चलाने वाली औरत ने पहली बार सिर झुकाया था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। 30 साल का वक्त वापस नहीं आ सकता था। कॉरिडोर में चलते हुए आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। जिस दिन वह अपने पिता से पहली बार मिला, वही दिन था जब उसने अपने पिता को हमेशा के लिए खो दिया। मां, मैंने ठीक किया ना? आरव ने खिड़की से बाहर आसमान को देखा। अब बस उसकी मां के साथ एक नई जिंदगी बाकी थी। आरव मीटिंग रूम से निकलकर सीधा अपनी कार में बैठ गया। स्टीयरिंग व्हील पकड़े हुए उसके हाथ कांप रहे थे। वह अपने पिता से मिला था। 30 साल में पहली बार और हमेशा के लिए उनसे मुंह मोड़ लिया था। आरव बहुत देर तक कार में बैठा रहा। उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। क्या यह सही है? क्या मैंने सही किया? वह खुद से पूछता रहा, लेकिन दिल का एक कोना दुख रहा था। क्या उसने कभी पापा बुलाने का सपना नहीं देखा था? जरूर देखा था। बचपन में अमेरिका में जब वह दूसरे बच्चों को अपने पापा के साथ देखता था तो सोचता था, काश मेरे भी पापा होते। लेकिन अब नहीं। जिस आदमी ने 30 साल तक उसकी मां को अकेला छोड़ दिया और आराम से जिंदगी जी, उसे वह माफ नहीं कर सकता था, भले ही उसे धोखा दिया गया हो। आरव ने कार कोंकण की तरफ मोड़ दी, क्योंकि मां उसका इंतजार कर रही थी। कुछ घंटों बाद आरव छोटे से बाजार में पहुंचा। मछली की दुकान के सामने आशा काम कर रही थी। मां, आशा ने सिर उठाया। बेटे के चेहरे पर आंसुओं के निशान थे। अर्जुन, क्या हुआ? सब खत्म हो गया मां। आरव अपनी मां के सामने खड़ा होकर बोला। मैं मिला, पापा से भी और उस दादी से भी। आशा का चेहरा तनावपूर्ण हो गया। तो क्या हुआ? मैंने सब कुछ बता दिया, 30 साल पुरानी सारी बातें। आरव ने एक फीकी हंसी हंसी। पापा रो रहे थे, कह रहे थे कि उन्हें सच में कुछ नहीं पता था। रोहन, लेकिन मैंने उन्हें माफ नहीं किया, आरव ने दृढ़ता से कहा। 30 साल मां, 30 साल तक आपने कितनी तकलीफें झेली हैं। आशा ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा। अर्जुन, मैंने निवेश भी रद्द कर दिया। मुझे उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना। कंपनी का काम। कोई बात नहीं मां, हम कहीं और निवेश कर लेंगे, आरव ने शांति से कहा। लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन बहुत बेचैन था। आशा ने अपने बेटे को कसकर गले लगा लिया। तुमने बहुत सहा मेरे बच्चे। नहीं मां, अब तो शुरुआत है। आरव ने अपनी मां की पीठ थपथपाई। मां, आप मेरे साथ अमेरिका चलिए। अमेरिका? हां, हम वहां साथ रहेंगे। मेरे गोद लेने वाले माता पिता भी आपसे मिलना चाहते हैं। आशा घबरा गई। मेरे जैसी औरत वहां जाकर क्या करेगी? क्या करेंगी मतलब? आप आराम से रहेंगी। आरव ने अपनी मां का हाथ कसकर पकड़ लिया। 30 साल तक आपने बहुत मेहनत की है, अब मैं आपकी सेवा करूंगा। आशा की आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन और मां, आप फिर से पेंटिंग शुरू कीजिए। पेंटिंग? हां, आप आर्ट कॉलेज में पढ़ती थी ना, आपका सपना था। आरव ने अपनी जेब से पुरानी तस्वीर निकाली। 31 साल पहले मां ने बनाई हुई उसकी तस्वीर। जिस इंसान ने यह तस्वीर बनाई है, वह अब पेंटिंग क्यों नहीं करता? आशा उस तस्वीर को देखकर रो पड़ी। मैं इसके लायक नहीं हूं। किस लायक नहीं है? आप दुनिया की सबसे अच्छी कलाकार हैं। आरव भी रो रहा था। कम से कम मेरी नजरों में तो है। दोनों बहुत देर तक एक दूसरे को गले लगाए रोते रहे, जैसे 30 साल का दर्द पिघल रहा हो। कुछ दिनों बाद मछली की दुकान के सामने एक अनजान कार आकर रुकी। कार से रोहन उतरा, चेहरा उतरा हुआ, आंखें लाल। कुछ ही दिनों में जैसे 10 साल बूढ़ा हो गया हो। रोहन दुकान के सामने कुछ देर हिचकिचाया, फिर अंदर गया। आशा ने सिर उठाया। 30 साल बाद वह चेहरा देख रही थी। मुझे माफ कर दो, सच में माफ कर दो।
रोहन जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। मुझे नहीं पता था, सच में नहीं पता था कि मां ने ऐसा किया है। आशा ने कुछ नहीं कहा। 30 साल तक तुमने कितनी तकलीफें झेली हैं, अब मुझे पता चला। रोहन की आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे माफ कर दो प्लीज। तभी आरव दुकान में आया। मां, मैं खाना ले आया, आप यहां क्या कर रहे हैं? आरव की आंखें ठंडी हो गईं। रोहन उठते हुए बोला, अर्जुन, मैंने कहा था मुझे उस नाम से मत बुलाइए, माफ करना। पापा को। पापा? आरव हंसा। मेरे पापा अमेरिका में हैं, जिन्होंने मुझे पाला है। रोहन के पास कहने को कुछ नहीं था। आरव ने ठंडे स्वर में कहना जारी रखा, आप यहां क्यों आए हैं? तुम लोगों से माफी मांगने। माफी? 30 साल बाद? आरव ने सिर हिलाया। हमें नहीं चाहिए। अर्जुन। आरव, मैंने साफ साफ कहा था, हमें ढूंढने की कोशिश मत करना। आरव ने सीधे रोहन को देखा। अब हम अमेरिका जा रहे हैं, मां और मैं। अमेरिका? हां, हम वहां खुशी से रहेंगे, आपके बिना। रोहन टूटकर सिर झुका लिया। क्या कभी कभी बात नहीं? आरव दृढ़ था। आप जानते हैं कि मां ने 30 साल तक आपसे बात क्यों नहीं की? धमकी की वजह से। वो तो मां ने, हां, उस दादी ने किया था, लेकिन आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं। आरव की आवाज ऊंची हो गई। 30 साल तक आपने मां को एक बार भी नहीं ढूंढा। सालों मां जा रहा, ढूंढा था, लेकिन ढूंढ नहीं पाया। नहीं ढूंढ पाए तो और ढूंढना था। हार नहीं माननी थी। आरव चिल्लाया, लेकिन आपने तो शादी कर ली, एक दूसरी औरत के साथ आराम से रहे। रोहन कुछ नहीं कह सका। यह सच था। आशा ने आरव को रोका। अर्जुन, बस करो। मां, बस बेटा, सब बीती बात हो गई। आशा ने रोहन को देखा। रोहन, मैंने भी तुम्हें कोसा है 30 साल तक। आशा, लेकिन अब बस। आशा ने एक फीकी मुस्कान दी। नफरत करते करते मैं भी थक गई हूं। रोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। माफ कर दो, सच में माफा कर दो। मैं जानती हूं इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, मैं यह भी जानती हूं। आशा ने धीरे धीरे कहा, लेकिन अब हम अलग अलग जीते हैं। आशा, मैं अर्जुन के साथ अमेरिका जाकर एक नई शुरुआत करूंगी। आशा ने शांति से कहा, तुम भी अपनी जिंदगी जियो, अब हम अजनबी हैं। यह सुनकर रोहन पूरी तरह टूट गया। वह जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। माफ कर दो, माफ कर दो। आरव उस रोते हुए रोहन को ठंडेपन से देखता रहा, लेकिन आशा ने अपने बेटे का हाथ पकड़ लिया। चलो अर्जुन। मां, अब यहां देखने के लिए कुछ नहीं है। आशा अपने बेटे को लेकर दुकान से बाहर निकल गई। पीछे से रोहन के रोने की आवाज आ रही थी, लेकिन उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। 30 साल, उस समय को वापस नहीं लाया जा सकता था। अब बस आगे बढ़ना था। दुकान से बाहर निकलकर आशा ने आसमान की ओर देखा। साफ आसमान फैला हुआ था। मां, आप ठीक हैं? हम ठीक हूं। आशा ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा। अब सच में ठीक लग रहा है। आरव ने भी अपनी मां का हाथ कसकर पकड़ लिया। अमेरिका जाकर हम बहुत अच्छा खाना खाएंगे। मैं आपको बहुत अच्छी जगहों पर ले जाऊंगा। ठीक है मेरे बच्चे। आशा मुस्कुराई। 30 साल में पहली बार वह दिल से मुस्कुराई थी। आई लव यू मां, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं। अर्जुन। दोनों हाथ पकड़कर आगे बढ़ गए, एक नई शुरुआत की ओर। कुछ दिनों बाद मुंबई एयरपोर्ट। आशा एक कांपते हुए दिल के साथ डिपार्चर गेट पर खड़ी थी। हाथ में पासपोर्ट और फ्लाइट टिकट थे। जिंदगी में पहली बार वह प्लेन में बैठने वाली थी। जिंदगी में पहली बार वह अमेरिका जा रही थी। मां, घबरा रही हैं? हम, सच कहूं तो थोड़ा डर लग रहा है। आशा ने मुस्कुराते हुए कहा, पहली बार प्लेन में बैठ रही हूं, चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूं। आरव ने अपनी मां का हाथ पकड़ा। अब डरने की कोई बात नहीं है। आरव ने अपनी मां का हाथ पकड़ा। आरव ने अपनी मां का हाथ पकड़ा। आशा ने अपने बेटे का हाथ कसकर पकड़ लिया। 30 साल पहले यह हाथ छूट गया था, अब वह इसे कभी नहीं छोड़ेगी। मात्रा हजार कटने ताली परेशानी समय कहा कि बात ही कर रहे हैं। प्लेन ने उड़ान भरी। खिड़की से बाहर भारत की जमीन धीरे धीरे छोटी होती जा रही थी। आशा उस नजारे को बहुत देर तक देखती रही। 56 साल जिस जमीन पर बिताए, खुशी, दुख, आंसू, सब कुछ यहीं था। मां, क्या सोच रही हैं? बस सोच रही हूं कि कितनी कुछ हुआ जिंदगी में। आशा ने एक फीकी मुस्कान दी। लेकिन अब सब बीती बात है। हां बिल्कुल, अब एक नई शुरुआत है। आरव ने अपनी मां के कंधे पर हाथ रखा। घंटों की उड़ान के बाद वे न्यूयॉर्क पहुंचे। एयरपोर्ट के एग्जिट गेट पर 2 लोग इंतजार कर रहे थे। आरव के गोद लेने वाले माता पिता रिचर्ड
और कैथरीन विल्सन। आरव, कैथरीन ने अपने बेटे को गले लगाया। फिर उन्होंने आशा को देखा। तो आप आरव की असली मां हैं? आशा ने झिझकते हुए सिर झुकाया। नमस्ते, मेरे बेटे को इतने अच्छे से पालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा की टूटी फूटी अंग्रेजी सुनकर कैथरीन मुस्कुराई। नहीं नहीं, आरव तो शुरू से ही एक बहुत अच्छा बच्चा था। रिचर्ड भी पास आए और आशा का हाथ थामा। हम बहुत समय से आपका इंतजार कर रहे थे। आरव हमेशा आपकी बातें करता था। सच में? हाँ, वह हमेशा पूछता था कि यह तस्वीर बनाने वाली महिला कैसी होंगी। रिचर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है हमारी। आशा की आंखों में आंसू आ गए। जिन लोगों ने उसके बेटे को पाला जो वह नहीं कर सकी, वह उन्होंने किया। धन्यवाद, सच में बहुत बहुत धन्यवाद। आशा ने गहराई से सिर झुकाया। कैथरीन ने आशा को गले लगा लिया। अब हम सब एक परिवार हैं। इस एक बात पर आशा फूट फूट कर रो पड़ी। आरव, रिचर्ड, कैथरीन सब साथ में रो रहे थे। एयरपोर्ट के बीचों बीच वे चारों बहुत देर तक एक दूसरे को गले लगाए खड़े रहे। इस तरह आशा की अमेरिकी जिंदगी शुरू हुई। विल्सन दंपति ने आशा का दिल से स्वागत किया। बड़ा सा घर, गर्म खाना, हंसी से भरा डाइनिंग टेबल। आशा शुरू में थोड़ा झिझकती थी, लेकिन धीरे धीरे वह घुल मिल गई। एक दिन आरव ने आशा को एक तोहफा दिया। मां, यह आपके लिए एक बड़ा सा बॉक्स था। खोलने पर उसमें आर्ट सप्लाईज भरी हुई थी। ब्रश, रंग, कैनवस, स्केचबुक। यह क्या है? पेंटिंग करने के लिए, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। आपका सपना था ना मां, एक कलाकार बनना। आशा कुछ बोल नहीं पाई। मैं अब बहुत बूढ़ी हो गई हूं। बूढ़ी? आप तो सिर्फ 56 साल की हैं। आरव ने अपनी मां का हाथ पकड़ा। अभी बहुत वक्त है। जो करना चाहती हैं सब कीजिए। आशा की आंखों से आंसू बहने लगे। 30 साल पहले छोड़ा हुआ सपना, क्या वह उसे फिर से जी सकती है? थैंक यू अर्जुन। इसमें थैंक यू की क्या बात है? यह तो होना ही था। आरव ने अपनी मां को गले लगा लिया। उस दिन से आशा ने फिर से पेंटिंग शुरू कर दी। शुरू में हाथ कांपते थे। 30 साल बाद ब्रश पकड़ा था, लेकिन धीरे धीरे लकीरें खींचते खींचते उसका हाथ जम गया। कैनवस पर जब रंग भरते तो उसका दिल धड़कने लगता। मैं अब भी कर सकती हूं। आशा हर दिन पेंटिंग करती। खिड़की के बाहर का नजारा, फूल, पेड़, आसमान और सबसे ज्यादा वह अपने बेटे का चेहरा बनाती। एक दिन आरव आशा के स्टूडियो में आया। मां, क्या बना रही हैं? यह देखो। आशा ने कैनवस दिखाया। आरव का चेहरा बना हुआ था। 31 साल पहले बनाया हुआ 5 साल के बच्चे का चेहरा, और उसके बगल में आज का 36 साल का चेहरा। वाह मां, आप तो सच में बहुत अच्छा बनाती हैं। सच में? हाँ, बिल्कुल मेरी तरह लग रहा है। आरव हैरान था। आशा ने मुस्कुराते हुए कहा, 31 साल तक नहीं बना पाई ना, तो अब बहुत सारी बनानी है। हाँ मां, बहुत सारी बनाइए। मैं आपका मॉडल बनूंगा। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। इस तरह कुछ महीने बीत गए। आशा अमेरिकी जीवन में पूरी तरह ढल गई थी। वह थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी भी सीख गई थी और पड़ोसियों से भी दोस्ती हो गई थी। सबसे बड़ी खुशी यह थी कि वह फिर से पेंटिंग कर पा रही थी। एक शाम पूरा परिवार साथ में खाना खा रहा था। आरव, आशा, रिचर्ड और कैथरीन। 4 लोगों से भरा डाइनिंग टेबल हंसी से गूंज रहा था। आशा जी, आपकी पेंटिंग में बहुत निखार आ गया है। रिचर्ड ने कहा। नहीं, अभी बहुत कुछ सीखना है। आप बहुत विनम्र हैं। अगले महीने हमारे पड़ोस की आर्ट गैलरी में एक प्रदर्शनी है। आप उसमें हिस्सा क्यों नहीं लेती? प्रदर्शनी? मेरे जैसी? आशा ने हैरानी से पूछा। क्यों नहीं? आपकी कला में वो बात है। कैथरीन ने भी समर्थन किया। आरव ने अपनी मां का हाथ पकड़ा। कीजिए ना मां, आपका सपना था। आशा का दिल भर आया। एक आर्ट गैलरी में उसकी पेंटिंग लगना, यह उसका 20 साल की उम्र का सपना था। 36 साल बाद पूरा होने जा रहा था। मैं कोशिश करूंगी। आशा ने आंसू भरी आंखों से कहा। मैं जरूर करूंगी। टेबल पर बैठे सभी लोग तालियां बजाने लगे। आशा को उस पल एहसास हुआ, खोए हुए 30 साल वापस नहीं आ सकते, लेकिन आने वाला वक्त उसके अपने हाथों में है। कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। आशा को लगा जैसे उसकी असली जिंदगी अब शुरू हो रही है। मां, क्या सोच रही हैं? हम्मा, बस। आशा ने अपने बेटे को देखकर कहा, सोच रही हूं कि मैं कितनी खुश हूं। मैं भी।
आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आपके पास रहकर मैं भी बहुत खुश हूं। दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। 30 साल अलग रहे, लेकिन अब वे साथ हैं। बचा हुआ सारा वक्त वे साथ बिताएंगे। खिड़की से बाहर सूरज डूब रहा था। लाल आसमान पूरी दुनिया को रंग रहा था। आशा ने उस नजारे को देखते हुए सोचा, अब सच में सूरज उग रहा है। 30 साल की लंबी रात के बाद आखिरकार सुबह हो गई थी। आशा और आरव, माँ और बेटे, उन दोनों की नई कहानी अब बस शुरू हुई थी। आज की कहानी कैसी लगी? 30 साल के लंबे समय तक एक दूसरे को याद करने वाले माँ और बेटे। भले ही उन्होंने बहुत सारा वक्त खो दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, इसलिए वे फिर से मिल सके। कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। उम्मीद है कि आज की यह कहानी आपको भी थोड़ी हिम्मत देगी। जो लोग मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, उनके जीवन में भी एक दिन वसंत जरूर आएगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आज की कहानी पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आपका हर एक कमेंट हमें बहुत हिम्मत देता है। तो मिलते हैं अगली कहानी में।